अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये वाला क्लास जो है मतलब सैटरडे वाला अभी फिलहाल फिक्स कर लो तुम लोग रूटीन में, ठीक है। जितना दिन हमें चाहिएगा हम ये वाला क्लास फॉलो करेंगे। जैसे कि जॉइंट वेंचर ये फिर सैटरडे ही करवाएंगे, ठीक है। और वो वहाँ सिंगल एंट्री खत्म हो गया, वहाँ दूसरा कुछ टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला एक बार मतलब परमानेंट रूटीन में ऐड कर लो, फिर अगर जरूरत होगा तो, अगर एलिमिनेट होगा तो हम बता देंगे। ये देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या बोल रहा है। देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब, वेंचर मतलब क्या होता है, बिजनेस करना, है ना। वेंचर मतलब क्या होता है, बिजनेस। ये देखो, एक्चुअली ज्वाइंट वेंचर जो है, जैसे देखो हम लोगों ने कितने तरह का बिजनेस पैटर्न देखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोल प्रोप्राइटर, है ना। सोल प्रोप्राइटर देखे हैं, उसके बाद पार्टनरशिप, ठीक है, उसके बाद कंपनी। ये लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर मतलब जैसे क्या बोले, मतलब एक साथ मिलके, ज्वाइंटली मिलके अगर हम लोग कोई काम परफॉर्म करना चाहते तो हम लोग उसको ज्वाइंट वेंचर बोल सकते हैं। तब वो तो पार्टनरशिप में भी था, तो फिर ये अलग से क्यों पढ़ना है। तो अगर मतलब मिलके काम करना तो पार्टनरशिप भी है, तो ये पार्टनरशिप के अंडर क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये ना टेम्पोररी होता है, ठीक है। पार्टनरशिप टेम्पोररी पर्पस के लिए नहीं किया जाता है कि आज पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 या 3 इयर्स बाद वो पार्टनरशिप हम लोग तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जॉइंट वेंचर जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब वो शॉर्ट पीरियड मतलब देखो, अब वो जैसे अगर कुछ दोस्त मिलके मान लो मेला में कुछ दुकान लगा दिए, ठीक है। अब उसमें जो भी प्रॉफिट बेनिफिट हुआ वो सब मिल बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। उसके बाद जैसे ही मेला खत्म हुआ उनका भी वेंचर खत्म हो गया, हो सकता है ना। तो फिर इसका मतलब मान लो मेला अगर 7 दिन 10 दिन चल रहा था तो वो 7 10 दिन का ज्वाइंट वेंचर था, उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। हो सकता है कि जब ऐसे दोस्त मिल के सोचते हैं चलो कुछ एक हम लोग ऐसा मतलब कुछ बेचने का सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि दिवाली के टाइम पे पटाखा ये सब का स्टॉल, या फिर मान लो खाने पीने का स्टॉल, तो इसको हम लोग बोलते हैं चलो पार्टनरशिप में करते हैं। लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होता है, पार्टनरशिप में कोई टाइम पीरियड वैसा नहीं होता है उसको, मतलब एक गोइंग कंसर्न मान के ही किया जाता है। बट जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न नहीं होता है, ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे फ्रेंड लोग मिलके अगर मेला में कुछ स्टॉल लगा रहे हैं तो वो मेला जितना दिन चलेगा उतने दिन ही है, उसके बाद तो वो कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। तो एक स्पेशल पर्पस में अगर कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब ये ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप से इसीलिए अलग है क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम का होगा, ठीक है। तो ये फिर करने का जरूरत क्या है, पहला बात है ये एक टेम्पोररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देखो ये क्या है, इसका फीचर्स क्या क्या है। देखो ये है टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन जो मतलब पार्टनरशिप से जो डिफरेंस है वो यहाँ पढ़ के ही समझ में आएगा इस लाइन से, कि एक टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में कभी ऐसा होता है कि टेम्पोररी पार्टनरशिप, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप तो लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। लॉन्ग टाइम मतलब क्या, जितना बिजनेस चला सकेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे रीजन से पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो सकता है, वो अलग बात है, बिजनेस बंद होना अलग होता है। लेकिन यह फॉर्मेशन ही हो रहा है टेम्पोररी पर्पज से, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस क्रिएट करने का जरूरत क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो बिजनेस करने में क्या होता है, हाई रिस्क। एक तो बिजनेस अगर हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें एक मेन पॉइंट होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है, ठीक है। कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट बोल दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोल दो। ये सब लगता है, स्किल लगता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है। तो ये सारी चीजों का जो नीड है, अब कोई अकेला करेगा, जैसे मान लो फ्रेंड लोग मिलके मेला में स्टॉल देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सबके पास कैपिटल नहीं, किसी के पास स्किल है, ठीक है। मान लो कुछ खाने का ही दुकान दे रहे हैं, तो उसका खाने का स्टॉल देना है, तो किसी को खाना बनाना आता है, ठीक है। अब मान लो किसी के पास पैसा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसा एक दोस्त है जिसके पास ना तो पैसा है ना तो मतलब उसके पास ना कोई स्किल है, बट उसके पास क्या है ना, उसको रिस्क टेकिंग पावर है। जैसे मान लो जिसके पास पैसा है उसको डर लगता है, पैसा तो है लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्या पता पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। जिसके पास स्किल है उसको लगता है हम बना तो लेंगे, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, मतलब ये तो कंफ्यूजन। तो एक ऐसा भी तो पर्सन हो सकता है ना जिसके पास रिस्क
टेकिंग पावर हो। तो ये रिस्क टेकिंग पावर भी एक बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ पैसा रहने से, स्किल रहने से सभी लोग कुछ कर नहीं लेते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। इसलिए बोलते हैं ना, डर से आगे हमें देखना चाहिए, डर के थोड़ी ना कुछ फायदा होगा। तो वही चीज, हमें रिस्क भी लेने आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अलग अलग पर्सन में अलग अलग जो है खूबी है, तो ऐसे अगर सब कोई मिल के करेंगे तो हो सकता है इनका काम एग्जीक्यूट हो जाए। किसी के पास सिर्फ स्किल से भी तो नहीं होगा, पैसे का भी जरूरत होगा, सिर्फ पैसे से भी नहीं होगा, स्किल जरूरत होगा, रिस्क टेकिंग पावर का जरूरत होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग लोग मिलके वेंचर कर सकते हैं, जिससे वो अपना अपना जो मतलब खूबी है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सन क्योंकि उनके पास सारा रिसोर्सेज नहीं है, तो हम लोग मिलजुल के अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। जॉइंट वेंचर में कितने लोग चाहिए होगा? ये देखो, टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर पीपल हैविंग requisite skill set comes together to form, इसको हटा दो, ये तो जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हो, टू फॉर्म ए टेम्पोररी पार्टनरशिप। इसको टेम्पोररी पार्टनरशिप बोल सकते हैं, बट पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, ठीक है। टेम्पोररी पार्टनरशिप, और इसी को बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो जैसे देखो, पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। एक्ट में जो भी बोला हुआ है वो फॉलो किया जाता है, वो रूल्स रेगुलेशंस जो है इम्पोज होता है पार्टनरशिप बिजनेस पे। सिमिलरली कंपनी पे कंपनीज एक्ट इम्पोज होता है। तो ज्वाइंट वेंचर पे भी क्या ऐसा कोई लॉ एक्ट ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया जा सकता है ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए, ठीक है। मतलब ज्वाइंट वेंचर करने के लिए, अब देखो मेला में स्टॉल करोगे तो क्या एमओयू साइन करोगे? नहीं, वो तो ओरली हो जाएगा। लेकिन ज्वाइंट वेंचर क्या सिर्फ इतने मतलब छोटे छोटे पर्पस के लिए होता है? नहीं, बड़े पर्पस के लिए भी होता है। जैसे मान लो कि कोई अ, जैसे मान लो जो लैंड सेल परचेज होता है ना, तो लैंड सेल परचेज, लैंड तो बहुत वैल्यूएबल एक चीज होता है, ठीक है। क्योंकि लैंड का प्राइस जो है वो हमेशा अप्रिसिएट ही होते जाता है, तो बहुत सारा पैसे इन्वॉल्वमेंट का जरूरत होता है। तो एक अकेले इंसान के लिए लैंड सेल परचेज कर पाना इतना आसान नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग मिलके करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो लैंड जो है सेल परचेज इस तरह से होता है। तो अगर लैंड सेल परचेज का काम करना है तो हम लोग ज्वाइंट वेंचर, मान लो कोई एक प्लॉट को टारगेट किया गया, ठीक है। उस प्लॉट को खरीदना है, फिर किसी को बेच देना है। तो एक इंसान नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने फ्रेंड लोग या फिर जानकार लोगों को जो ऐसे काम करते हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में आ सकते हैं, पर्टिकुलर उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्लॉट सेल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब उनके अंदर ज्वाइंट वेंचर खत्म। या फिर फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए होता है ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि सीजनेबल जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर सीजनेबल प्रोडक्ट बाई सेल करने के लिए, ठीक है। जैसे उलन क्लोथ्स वगैरह ये सब का हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे मान लो डैम्प बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मान लो एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है या फिर एक बहुत ही बड़ा रोड बनाना है, तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वो काम नहीं कर सक रही है, तो वो फिर क्या कर सकती है, दो चार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलके ज्वाइंट वेंचर में वो काम टाइमली पूरा कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो रोड या ब्रिज या डैम बन जाएगा तब उनका ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए देखो, जैसे डैम बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, रोड बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। या फिर फिल्म प्रोड्यूस होना कोई 1 या 7 दिन का बात नहीं होता है, ठीक है। तो परचेज लैंड का सेल परचेज ये भी कोई एक दिन का बात नहीं होता है, काफी टाइम लगता है। क्यों? देखो, हम लोग पहले विजिट करवाने लेके जाएंगे कस्टमर को, देखो ये वाला जमीन है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। अब उस पे क्या होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि पूरा प्लॉट ही कोई खरीद ले। एक इतना बड़ा प्लॉट में मान लो 10 से 12 कस्टमर हम लोग लगा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा प्लॉट है, इतना महंगा है, कोई एक इंसान के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें अलग अलग लोग
लोग खरीदेंगे, सबका नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सब अपना अपना जगह घेर लेंगे कि कैसे करके हो रहा है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इतना आसानी से नहीं होता है। तो ये सब तो कोई एक दिन का बात नहीं है कि हम लोग ऐसे ही ओरली कर दे। तो इस पर्पस के लिए अगर कुछ लीगली बनाना चाहिए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एमओयू, एमओयू साइन फॉर दिस पर्पस। इससे क्या होगा, कोई किसी को चीट नहीं कर पाएगा, है ना, कोई किसी को चीट नहीं कर पाएगा। जैसे देखो मेला वाला जो एग्जांपल दिया, उसमें नॉर्मली हो सकता है, उसमें भी डिस्प्यूट हो सकता है, बट उसमें नीड नहीं होता है। लेकिन डैम बनाना, रोड बनाना, कितने पैसे का बात है, कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो जिसने पैसा इन्वॉल्व किया, जिसने अपना मतलब दिमाग लगाया, टाइम लगाया है, तो सभी को डर लगता है कि हो सकता है कि कोई अपने बात से जो है, मतलब पहले कुछ और बोल रहा है, बाद में कुछ और कर रहा है। डिस्प्यूट होना बहुत ही नॉर्मल सा बात है, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े पर्पस पे जो जॉइंट वेंचर होता है उस पे एमओयू बना लेना चाहिए, ठीक है। जहां पर हर मतलब पूरा स्कीम लिखा हुआ रहेगा, किस वजह से जॉइंट वेंचर है, कितने दिन के लिए है, कितने लोग इन्वॉल्व है, कौन क्या क्या काम करने वाला है, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, रोड, एटसेट्रा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स for a particular season, producing a film, purchasing land, selling plots, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक फीचर्स क्या क्या होता है जॉइंट वेंचर में, तो देखो जॉइंट वेंचर दो, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला फीचर जो है, इसका फीचर्स क्या क्या होता है देखो, इससे लेंदी क्वेश्चन कम ही आता है, ठीक है। इंटर में इससे क्वेश्चन जो आता है ना, बेसिकली एमसीक्यू ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जब तक हम लोग को एंट्री वगैरह नहीं पता होगा तो एमसीक्यू नहीं कर, एमसीक्यू में भी छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, लेंदी क्वेश्चन वो फाउंडेशन में आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी नहीं आया तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स पहला है कि इसका एक लिमिट मतलब ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो फॉर स्पेसिफिक पर्पस and hence has a limited duration। क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर में आते हैं, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम करना है, एक पर्टिकुलर डैम बनाना है, अब डैम बन गया तो उसके बाद और वेंचर का तो कोई काम नहीं है जॉइंट वेंचर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो पार्टनर रहते हैं इनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स लोगों को, यहाँ पर पार्टनर नहीं बोला जाता है, ठीक है। पार्टनर लोगों को मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बोला जाता है को वेंचरर, को वेंचरर्स बोला जाता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोला जाता है, यहाँ पर को वेंचरर बोला जाता है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर हमारा डीड बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डीड शेयर होगा, अगर नहीं है तो इक्वली शेयर होगा। तो यहाँ पर भी ये चीज लागू होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, ये मैंने मतलब जॉइंट वेंचर लिखा है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर। तो यहाँ तो कोई डीड होता नहीं है, ठीक है, कोवेंचरर जो है इन एग्रीड रेशियो, डीड मतलब क्या, यहाँ पर वो एमओयू ही सब कुछ है, ठीक है। तो वहां पर अगर लिखा हुआ है एग्रीड रेशियो जो इन्होंने बोला है तो वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पर,
को वेंचरर सभी पैसा दे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। को वेंचरर, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसी के पास पैसा है, किसी के पास स्किल है, किसी के पास रिस्क टेकिंग पावर है, ठीक है, तो सारे को वेंचरर को कैपिटल ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं, कोई अपना स्किल कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, ठीक है। तो को वेंचरर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। अच्छा, और इसका एक और फीचर्स है कि ये डिसॉल्व हो जाता है। जैसे पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होता है, जब बिजनेस खराब चल रहा है या फिर उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना है फॉर सम रीजन, या फिर ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस था जो फ्रॉड कर रहा था, तो फिर लीगली उसे बंद करवाया जाता है। लेकिन जॉइंट वेंचर का क्या होता है, जॉइंट वेंचर डिसॉल्व होगा ही होगा जैसे ही उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। इज डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर। अच्छा, नेक्स्ट हो जाता है द अकाउंट्स ऑफ द co-venturer are settled immediately on dissolution। मतलब जैसे ही जॉइंट वेंचर खत्म हो गया वैसे ही को वेंचरर अपना सेटल कर लेते हैं, मतलब अपना अकाउंट कि कितना पैसा दिए थे, कितना हमें प्रॉफिट मिलना था, कितना मिला, क्या हुआ, ये सारा चीज सेटल कर लेते हैं, ठीक है। और जॉइंट वेंचर का जो है, जॉइंट वेंचर हैज नो नेम, मतलब जैसे पार्टनरशिप का एक नाम देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर क्योंकि टेम्पोरेरी पर्पस में है तो इसका नाम देना जरूरी नहीं होता, ये देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है। किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो मेन तीन तरीके से होता है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीका होता है। जैसे पहला पहला जो प्रोसेस है, तो इसमें हो जाता है वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। नेक्स्ट हो जाता है वेयर नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स books of accounts are maintained। नेक्स्ट होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है। देखो ये मेन तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, अब ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या क्या है वो भी देखेंगे। एक होता है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, एक होता है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करके, और एक होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर फॉलो करके, ठीक है। अब ये तीन मेथड के अंडर भी अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ नीचे थोड़ा सा जगह रख दो, मेरा जगह कम है लेकिन तुम लोग थोड़ा और भी ज्यादा जगह रखो, ठीक है। अच्छा, हम लोग आज ये वाला पढ़ेंगे वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ठीक है। अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होता है तो इसके अंदर क्या क्या अकाउंट ओपन होता है, देखो इसके अंदर क्या क्या अकाउंट ओपन होगा। मेनली तीन अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। पहला नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचरर, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, पार्टनर्स अकाउंट होता है, तो उसकी जगह को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि ये बिजनेस टेम्पोररी ये बंद हो जाएगा, जैसे पार्टनरशिप में हम लोग को प्रॉफिट लॉस दे देता है, लेकिन ये तो बिजनेस स्टार्ट और शुरू ये सभी हमें बता देगा कि ऐसे जॉइंट वेंचर शुरू हुआ था, ऐसे खत्म हुआ, तो उसका प्रॉफिट लॉस खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस वजह से हमें एक जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा जहां पर हर तरह का इनकम एक्सपेंस बिजनेस का रिकॉर्ड होते जाएगा। को वेंचरर मतलब जो वेंचरर है
उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब उनका रिलेटेड सारा यहाँ पर डिटेल्स लिखा जाएगा। और ज्वाइंट बैंक मतलब जहां पर हम लोग कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, separate set of books of accounts are maintained as the business duration is short. The books of accounts are not very comprehensive. ठीक है, तो ज्यादा comprehensive नहीं होता है. The basic purpose is to know profit and loss account of the joint venture. Basic purpose क्या है कि joint venture में profit हुआ या loss हुआ और joint venture करके co-venturer को क्या मिला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या क्या अकाउंट ओपन करेंगे, joint venture, जो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल पीएल की तरह होगा। ये ओपन होगा व्हेन विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट। मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस में क्या इनकम या एक्सपेंसेस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, और इसमें हमें पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस। बेसिकली ये पीएल की तरह काम करेगा, या फिर इसे कंसाइनमेंट अकाउंट का, मतलब कंसाइनमेंट जो टॉपिक होता है उसका कंसाइनमेंट अकाउंट अगर याद है उसकी तरह भी सोच सकते हो। टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, कैश हो या बैंक दोनों ही ज्वाइंट बैंक में आएगा। बैंक है मतलब सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन आएगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कैश हो या बैंक, सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो, बैंक बैंक का कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो उसके लिए हम लोग ज्वाइंट बैंक मेंटेन करेंगे। दिस कुड टेक ए फॉर्म ऑफ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। एक्चुअली इसको तुम लोग कैश बुक की तरह भी सोच सकते हो, जहां पर डबल कॉलम कैश बुक यानी कैश और बैंक कॉलम के साथ, ठीक है। इट विल रिकॉर्ड द इनिशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच को वेंचरर। यहाँ पर सबसे पहले अगर कुछ रिकॉर्ड होता है तो अगर कोवेंचर ने इनिशियली कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सेल करके, मतलब जो बिजनेस करना चाह रहे थे जिस वजह से ज्वाइंट वेंचर किया, वहां पर जो भी सेल हुआ उसका इनकम दिखाएंगे। एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट बैलेंस अमंग कोवेंचरर, एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस कितना बचा और वो बैलेंस कैसे ट्रांसफर हो जाएगा कोवेंचरर को। टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कोवेंचरर, कोवेंचरर पर्सनल अकाउंट आर ऑल्सो मेंटेन। तो बेसिकली ये कोवेंचरर, ये कैसा अकाउंट हुआ पता है, इसका नेचर हो जाता है पर्सनल अकाउंट, है ना। और ये कैसे हो गया, ये नॉमिनल बोल सकते हो, ये नॉमिनल बोल सकते हो, और ये रियल, ठीक है, ये रियल, ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये एंट्री हम एक बार रीड करके समझा देते। कंट्रीब्यूशन अगर कोवेंचरर ने कुछ किया है तो एंट्री क्या होगा। अगर कोई एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम इंट्रोड्यूसेस 10,000 इन हिज बिजनेस, तो कैश टू राम्स कैपिटल, या फिर राम इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन हिज बिजनेस तो कैश टू राम्स कैपिटल होता है ना, ऐसे होता है ना, कैश टू राम कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो सोल प्रोप्राइटर नहीं है तो हम लोग किसी एक जन का नाम नहीं लिखेंगे, लिखने से जितने कोवेंचरर है सबका नाम लिखना पड़ेगा। अब अगर दो कोवेंचरर है फिर भी चलेगा, नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे कोवेंचरर है तो हम लोग सिर्फ कोवेंचरर यूज कर सकते हैं। तो ये देखो कैपिटल लिखने का जरूरत नहीं होता है, ऐसे टू कोवेंचरर अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैश की जगह ज्वाइंट बैंक, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन हो या बैंक उसके लिए ज्वाइंट बैंक यूज करना है। गुड्स परचेज किया तो नॉर्मली एंट्री क्या होता है, परचेज टू कैश हो सकता है अगर कैश में किया, या फिर टू क्रेडिटर हो सकता है अगर क्रेडिट में किया। तो ये देखो परचेज कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम नॉमिनल नॉमिनल जो मतलब नॉमिनल ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम लोग तो ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि देखो हमारे पास तीन ही अकाउंट है, या तो ज्वाइंट वेंचर, या तो ज्वाइंट बैंक, या तो कोवेंचर। हमारे पास कोई परचेज अकाउंट है नहीं, ठीक है। तो परचेज कहाँ पर जाएगा, ज्वाइंट बैंक में जाएगा या कोवेंचर। ऑब्वियसली परचेज एक नॉमिनल मतलब ट्रांजैक्शन है, खर्चा है, खरीदा है हम लोगों ने, तो उसके लिए पैसा जाएगा तो उसके लिए ज्वाइंट बैंक यूज करेंगे। लेकिन परचेज को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, परचेज नहीं दिखा सकते तो ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में परचेज करने का खर्चा है। तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक हो जाएगा अगर कैश दे के लिया है, और अगर हम लोगों ने क्रेडिट में लिया है तो टू सप्लायर या क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर ये गुड्स परचेज कोई को वेंचरर ने कर दिया है, ठीक है, मतलब को वेंचरर बोला ठीक है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर ये गुड्स खरीदना है एक बार हम दे देते हैं इसका पेमेंट, अगर वो बोल रहा है तो कोवेंचर को क्रेडिटर बनाएंगे, क्योंकि उनको तो बाद में पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों को मान लो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोग मार्केट से पैसा देके खरीद ले, हमें कोई क्रेडिटर दे नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई कोवेंचरर चाहे तो वो बिहाफ में खरीद के दे सकता है, लेकिन वो बाद में पैसा ले लेगा, तो कोवेंचरर भी हो सकता है। ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करने का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है टू कैश,
ठीक है, टू कैश हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिटर डेबिट कर देते हैं। सप्लायर को पेमेंट करने से क्रेडिटर डेबिट टू कैश। ठीक है, पहला बात है टू कैश तो होगा नहीं, टू ज्वाइंट बैंक होगा, क्योंकि हम हमारे पास कैश या बैंक अलग से लिखने का कोई जगह नहीं है, ज्वाइंट बैंक लिखना पड़ेगा। ये देखो ज्वाइंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है मतलब ये कैश लिखा है, बट इन्होंने पहले खुद ही बोला है कि कैश हो या बैंक हम लोग ज्वाइंट बैंक के थ्रू से कर सकते हैं, तो ज्वाइंट बैंक लिखना ही बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो उसका बाद लेजर पोस्टिंग कहाँ करेंगे। तो ये हो गया, सप्लायर या क्रेडिटर को डेबिट कर दो। अब बीपी भी लिखा है, बीपी मतलब अगर हम लोग बिल्स के थ्रू से पेमेंट कर रहे हैं तो बीपी हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट मोड अलग अलग हो सकता है, और अगर डिस्काउंट रिसिप्ट कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, देखो जैसे अगर नॉर्मल जो हम लोग अकाउंट करते हैं वहां पर अगर हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसिप्ट तो एक गेन है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारे पास क्या है, ज्वाइंट वेंचर, तो हमें ज्वाइंट वेंचर में दिखाना पड़ेगा अगर हम लोगों ने किसी तरह का डिस्काउंट रिसिव किया है तो। on supply of goods out of own stock by any of the co-venturer, अगर हम लोग गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ ओन स्टॉक बाय एनी, अच्छा अगर कोई को-वेंचरर अपने पास जो पर्सनल स्टॉक है वहां से अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, ये देखो जैसे हम लोगों ने कोई को-वेंचरर ने परचेस करवा दिया तो ज्वाइंट वेंचर टू को-वेंचरर यहाँ भी वही वाला होगा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट से को वेंचरर ने परचेस करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास था, जैसे मान लो मैंने बोला कि फ्रेंड लोग क्या करना चाहते हैं, एक साथ मिलके एक स्टॉल देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर मान लो एक फूड फूड स्टॉल दे रहे हैं, ठीक है, खाने पीने का चीज है। तो अब मान लो कुछ भी जरूरत हुआ, मार्केट से नहीं ला पा रहे तो जिसका घर पास है वो लेके आ गया, मान लो ठीक है, नमक का जरूरत है लेके आ गया, उसको भी लिस्ट डाउन कर लिया। देखो क्योंकि वेंचर है ना, सारा चीज लिस्ट डाउन होना चाहिए। तो फिर या फिर मान लो तेल का जरूरत हुआ तो लेके आ गया। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो कोवेंचरर अपने स्टॉक से लेके आके दे रहा है, तो वो भी तो बिजनेस का खर्चा है। तो अगर कोवेंचरर नहीं लाके देता तो मार्केट से लाना पड़ता, तब हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक करते, अगर पेमेंट करके खरीदते, और अगर क्रेडिट में खरीदते तो टू क्रेडिटर करते। तो यहाँ पर कोवेंचरर अपने पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनली लाके दे रहा है, बाद में सेटल डाउन करवा लेगा, तो टू कोवेंचरर पर्सनल अकाउंट बोल के लिख सकते हैं। और अगर ये पर्सनल लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये पर्सनली अगर अपने पास से लाके दे रहा है तो भी उसका एडजस्टमेंट तो होगा। ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेमेंट करने से ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस टू ज्वाइंट बैंक या टू को वेंचरर। ठीक है, कोवेंचरर क्यों होगा, अगर एक्सपेंस जो है अगर बिजनेस से पे हो जा रहा है तो ज्वाइंट बैंक, अगर कोई कोवेंचरर पे कर दे रहा है तो उसको क्रेडिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बाद में देना पड़ेगा, उसको क्रेडिटर बनाएंगे, बाद में उसे पेमेंट करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स, अगर कैश सेल हो रहा है तो पैसा आ रहा है तो कैश टू सेल होता है। देखो नॉर्मली एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल, कैश सेल का, बट यहाँ पर कैश नहीं लिख सकते, कैश के जगह ज्वाइंट बैंक लिखना पड़ेगा। सेल्स, सेल्स कहाँ पर हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर में, तो ज्वाइंट वेंचर लिखो। अगर क्रेडिट में हो रहा है तो कैश तो नहीं होगा, डेटर या कस्टमर होता है, डेटर टू क्या हो जाएगा, डेटर टू सेल्स होता है, तो डेटर तो लिख सकते हैं, नो इश्यू, बट ज्वाइंट वेंचर लिखना पड़ेगा, सेल्स मतलब ज्वाइंट वेंचर। और अगर गुड सेल कर रहे कोई को वेंचरर को सेल कर रहे तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री इस तरह से हो जाएगा, को वेंचरर जैसे डेटर को मतलब डेटर यानी कोई कस्टमर, तो को वेंचरर कस्टमर है तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर, सेल्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो सारा चीज लिंक है। एक्चुअली ये इसीलिए इतना डिटेल्स में बता रहे क्योंकि करते हुए कंफ्यूजन हो जाता है कि क्यों ऐसा एंट्री हो रहा है, तो एक बार डिटेल्स जान लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा सेवेंथ नंबर देखो, ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, तो नॉर्मल एंट्री पहले सोचो, कस्टमर से पैसा मिल गया तो कैश टू डेटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी था, अब कैश तो लिख नहीं सकते, लिखना क्या पड़ेगा, ज्वाइंट बैंक, देखो ज्वाइंट बैंक लिखा हुआ है, या अगर बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल लिखो। ठीक है, टू डेटर या कस्टमर, तो ये क्या है, ये डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया। अगर हम लोग कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहे हैं थ्रू डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट देके, तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये तो नॉर्मल एंट्री हम लोग करते हैं। लेकिन डिस्काउंट अलाउड कहाँ दिखा है, ये तो एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के लिए हमें प्रोवाइड किया गया है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो हम लोग ज्वाइंट वेंचर दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। कॉन्ट्रैक्ट सेल प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स, मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था जैसे डैम बनाने का, ब्रिज बनाने का। ठीक है, अब क्या होता है जो ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब जो पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट
का जो प्राइस हुआ था वो तो पैसा मिलना चाहिए, या सेल प्राइस जो भी बोलो, जो मतलब रोड बना के देने के बाद वो रोड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर बेच देता है। मान लो गवर्नमेंट ने बनाने के लिए दिया था तो बोलते हैं ठीक है देखिए ये मैंने बना के रेडी कर दिया, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए, मैंने बना के दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल प्राइस। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का सेल प्राइस हो या नॉर्मल अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका सेल प्राइस हो, अगर ये रिसीव होते इन फॉर्म ऑफ कैश तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल्स होगा। अगर इन फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स वाला बाद में बताते, कैश टू सेल्स। तो ये देखो कैश टू सेल्स हो गया, बट कैश तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक, ठीक है। और सेल्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए हमें ज्वाइंट वेंचर प्रोवाइड किया गया है, इंडिविजुअली सेल नहीं लिखेंगे, तो टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। और अगर शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, देखो अगर ऐसा भी होता है कि शेयर पकड़ा दिया, ठीक है, शेयर ले लीजिए, कैश नहीं दे रहे, ठीक है। अगर ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग पैसा ले लेंगे, थोड़ा शेयर ले लेंगे, या फिर शेयर से मतलब शेयर ले लेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब जो जॉइंट वेंचरर है वो कंट्रीब्यूशन में शेयर्स भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि शेयर्स ले रहा है तो कैश के जगह शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कुछ भी चीज बेचते हैं या खरीदा जाता है तो समथिंग इन कंसिडरेशन, मतलब अदर देन कैश, तो अदर देन कैश यानी शेयर्स, शेयर्स के थ्रू से जो है बिजनेस का जो है सेल परचेज हो रहा है वो भी हो सकता है। कमीशन सैलरी टू कोवेंचरर, अगर कोवेंचरर को कमीशन या सैलरी दे रहे हैं, नॉर्मली कमीशन या सैलरी देने का एंट्री क्या होता है, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश या कमीशन टू कैश, ठीक है। अब सैलरी या कमीशन ये खर्चा का अकाउंट है, ये हम लोग डायरेक्टली लिख नहीं सकते, इसके लिए हमें ज्वाइंट वेंचर दिया है तो ज्वाइंट वेंचर यूज करेंगे, इसके लिए ज्वाइंट बैंक यूज करेंगे। ये देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर पेमेंट कर देते हैं तो ज्वाइंट बैंक, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअली को वेंचरर ना अपना अकाउंट लास्ट में सेटल करते हैं, तो इनको कुछ भी दिया जाता है तो हम लोग ड्यू करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देखो ड्यू एंट्री, मतलब अगर नहीं दे रहे हैं तो टू को वेंचरर, ठीक है, मतलब इनको देना पड़ेगा, और ये टू ज्वाइंट बैंक लिखोगे तो मतलब दे दिया है। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, कुछ अनसोल्ड गुड्स है जो कोवेंचरर लेके चला गया, लेकिन क्या उसका हिसाब नहीं होगा, होगा। जैसे मान लो दोस्तों ने मिलके जो खाने का स्टॉल लगाया था उसमें कुछ बच गया तो वो लोग मिल बांट के लेके चले गए घर, लेकिन लेके जा सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेटल डाउन करके लेके जाना पड़ेगा, कोई ज्यादा कोई कम नहीं लेके जा सकता है। ये हम इन पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे पर्सनल क्या होता है वो बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाई कोवेंचरर, अगर कुछ अनसोल्ड है और कोवेंचरर लेके जा रहा है, जैसे मान लो अगर इन्होंने क्या किया था, वो रोड बनाने का काम किया था, सीमेंट वगैरह बच गया, तो कोई कोवेंचरर बोल रहा है ये सब हम लेके चले जाएंगे, मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है हम वहां यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उसके बदले ये पैसा काट लीजिए। मतलब वो जो सीमेंट वगैरह लेके जा रहा है तो फ्री में थोड़ी ना लेके जाएगा, इसका मतलब उसको जो भी बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा उससे उस सीमेंट का कॉस्ट डिडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो वही होता है, देखो अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर करने से कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, मतलब एक्चुअली वो अनसोल्ड गुड्स, मान लो वो सीमेंट वगैरह अगर वो नहीं लेके जाता तो फिर क्या करना पड़ता, ज्वाइंट वेंचर तो खत्म हो गया, कहीं जाके बेचने का कोशिश करना पड़ता, नहीं तो वो तो लॉस हो जाएगा या लॉस बेयर करना पड़ता अगर उसको कुछ यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो अगर मार्केट में सेल हो जाता है तो ऐसे लिखते टू ज्वाइंट वेंचर, मतलब टू सेल, सेल तो नहीं लिख सकते ज्वाइंट वेंचर, आप किसको सेल करते, डेटर को, तो डेटर टू सेल हो जाता। अगर क्रेडिट में करते तो यहाँ पर कौन लेके जा रहा है, को वेंचरर, तो को वेंचरर टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो ज्वाइंट यहाँ पर इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। शेयर्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, अगर कोई कोवेंचरर शेयर्स ले रहा है तो कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स हो जाएगा, है ना, शेयर्स टेक ओवर कर रहा है। इफ शेयर्स आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, और जो शेयर्स खरीदा गया वो बेच दिया गया, बेचने से क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के जगह ज्वाइंट बैंक लिखो, और क्या बेच दिया, शेयर्स, तो टू शेयर्स लिखो। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब ये यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनकम लिखने के बाद प्रॉफिट पता चलेगा, तो इधर प्रॉफिट आएगा ना इधर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर, क्यों कोवेंचरर लिखा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कोवेंचरर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे पार्टनरशिप का पीएल एप्रोप्रिएशन याद करो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, वहां तो डायरेक्टली टू नेट प्रॉफिट नहीं लिखते ना हम लोग, मतलब वो प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर लोगों के अकाउंट में जाता है, उसी तरह से यहाँ पर कोवेंचरर अकाउंट में चला जाएगा। फॉर लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर, अगर लॉस होता है जस्ट रिवर्स एंट्री, कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का एंट्री क्या हो जाएगा, देखो अगर फंड जो दिया गया था उसके बाद कुछ नहीं बच रहा है, यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कोवेंचरर टू ज्वाइंट बैंक, इस तरह से होगा।
अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर दिया है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखवा दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, जनरली व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन बाय ओपनिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो ये कब फॉलो होता है, ये वाला पॉइंट लिखो, जब बिजनेस साइज जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस लार्ज, साइज ऑफ बिजनेस लार्ज, अगर बहुत ही बड़ा है बिजनेस, ठीक है, मतलब उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा है, तो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बेटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो फिर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। और ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या क्या होते हैं, ज्वाइंट बैंक होता है जो कि रियल अकाउंट की तरह काम करता है, ज्वाइंट वेंचर, नॉमिनल, को वेंचर, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये बना के दिया है, जरूरी नहीं है, हम लोग करेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है ये मैंने बताया, फिर भी देख लो एक बार। इन दिस अकाउंट इन द डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, अभी मैंने दिखाया ना, ये देखो ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर जैसे पीएल के तरह होता है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, पेड पर्सनली बाय द को वेंचरर और आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक, मतलब चाहे वो एक्सपेंसेस पर्सनली को वेंचरर ने किया हो या फिर बिजनेस के पैसे से पेमेंट किया गया हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। अब यहाँ पर कैपिटल रेवेन्यू दोनों ही आता है, लेकिन ये पीएल में नहीं होता है। देखो पीएल में हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदने से कभी नहीं लिखते, उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट इनका तो टेम्पोररी बिजनेस है, तो ये सारा खर्चा ज्वाइंट वेंचर में दिखाएंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है हमें कि यहाँ पर हम लोग पीएल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एसेट नहीं दिखाएंगे, इसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, नहीं, हम लोग जो भी खरीदेंगे सारा चीज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो या रेवेन्यू, और जो भी हमारा सेल होगा, ठीक है, वो भी कैपिटल हो या रेवेन्यू वो आ जाएगा। इन द क्रेडिट साइड में क्या होगा, ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स टू आउटसाइडर एज वेल एज टू द को वेंचरर आर रिकॉर्डेड, मतलब अगर कुछ सेल हम लोग बाहर वाले को कर रहे हैं उसी पर्पज पे तो बिजनेस किया, लेकिन अगर मान लो अपने अंदर भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इन दिस वे द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वेंचरर ट्रांसफर टू को वेंचरर अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद डिफरेंसेस चेक करेंगे इस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो को वेंचरर में एग्रीड रेशियो जो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, ज्वाइंट बैंक जो है ये कैश बुक के तरह होगा, ऑल कैश इनफ्लोज आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, फाइनल सेटलमेंट ऑफ कोवेंचरर लास्टली पुट इनटू द अकाउंट सो दैट इट टैलीज। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइनल सेटलमेंट जो हो गया कोवेंचरर का वो यहाँ पर पुट हो जाएगा, कहाँ फाइनल सेटलमेंट हुआ था, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में, कि अल्टीमेटली को वेंचरर को कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ, वो कैलकुलेट होने के बाद वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये हमेशा टैली होता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पैसा जो है जो भी मिलेगा एज अ प्रॉफिट वो तो ज्वाइंट वेंचर को वेंचरर लेके चले जाएंगे, तो ज्वाइंट बैंक हमेशा टैली होगा, इसमें कभी भी कोई बैलेंस नहीं आएगा। को वेंचरर अकाउंट क्या होगा, इट इज लाइक द कैपिटल अकाउंट इन द पार्टनरशिप, मैंने भी पहले बोला तुम लोग को ये, एंड इज ओपन इन द मल्टी कॉलमनर फॉर्म टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेंचर। तो जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं कॉलमनर फॉर्म में, उसी तरह से हम लोग को वेंचरर अकाउंट को हम लोग कॉलमनर फॉर्म में जो है अलग अलग को वेंचरर का नाम से ओपन कर सकते हैं। बैलेंस इन दिस अकाउंट रेफर टू द क्लेम ऑफ ए को वेंचरर टू फ्रॉम द बिजनेस एंड इज सेटल थ्रू द ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये कॉलम जब हम लोग क्लोज करते हैं तो हमें ऐसे दिखेगा कि को वेंचरर को बिजनेस से कुछ मिलेगा या फिर को वेंचरर को बिजनेस में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हो ये सेटल होने के बाद सेटल हो जाता है थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला क्लोज होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से क्लोज थ्रू क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, हम लोग एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, सिंस द टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी शॉर्ट लाइफ नॉर्मली ए फर्म नेम इज नॉट यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई देना चाहता है, जैसे मान लो मेला में अगर कोई दुकान दिया है तो वो अपने दुकान का एक नाम रखना चाहता है, रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली नाम मैंडेटरी नहीं है, जैसे पार्टनरशिप में मैंडेटरी है, जैसे कंपनी में मैंडेटरी है, बट इसमें मैंडेटरी नहीं है। एज ए बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग for special transaction all transaction are recorded in the name of joint venture. You must refer to consignment account where all expenses and incomes are charged to single consignment account, जैसे consignment account में करते हैं बिजनेस
बिजनेस का सारा इनकम एंड एक्सपेंसेस यहाँ दिखाते हैं। सिमिलरली हियर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट सो दैट ट्रांजैक्शन ऑफ द मेन बिजनेस आर नॉट मिक्स्ड विद दिस काइंड ऑफ टर्मिनल बिजनेस। मतलब ये जॉइंट वेंचर मान लो किसी ने किया है, ये उसका एडिशनल है, लेकिन ये उसका मेन काम नहीं है, मेन दूसरा बिजनेस है। तो ताकि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्सड अप नहीं हो जाए, जो टेम्पोररी है और जो परमानेंट है दोनों में तो फर्क होना चाहिए ना। तो जो टेम्पोररी है वो हम लोग परमानेंट के साथ मिक्सड अप ना हो, इस वजह से अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। नहीं तो क्या हम लोग परचेस करने से परचेस टू कैश नहीं लिख सकते थे या परचेस टू क्रेडिटर लिख सकते थे, बट ये एंट्री हमारे मेन जो बिजनेस है उसको इफेक्ट कर सकता है, मेन जो हमारा अकाउंट मेंटेन होता है उसको इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको अलग से ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंट्री कर करके देखेंगे, मतलब एंट्री लिखना नहीं है, हम लेजर ही बनाएंगे, लेजर में हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे। देखो प्रवीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो ये लोग इंडिविजुअली काम करते हैं लेकिन एक ही काम करते हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। अंडरटेकन जॉइंटली ए टू बिल्ड ए स्काई स्क्रेपर फॉर ए न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है बट ज्वाइंटली इन्होंने एक बिल्ड करने का सोचा है। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने एक न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अच्छा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इन्होंने ज्वाइंटली काम करने का सोचा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 1 करोड़ शायद, हाँ 1 करोड़। ठीक है, पेबल एज 80 लाख इन कैश। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और लिया किसने है, प्रबीर और मिहिर। वैसे ये लोग इंडिविजुअल है बट ये इनका जो काम है, इनका काम जो है ये लोग ज्वाइंटली करेंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या देने का बात किया है, इन दोनों को बोला है कि 1 करोड़ का डील हुआ है, 1 करोड़ का डील हुआ है। ठीक है, कैसे दिया जाएगा, 1 करोड़ कैसे देने का बात हुआ है, इन्होंने बोला है हम 1 करोड़ कुछ इस तरह से देंगे, 80 लाख का हम दे देंगे कैश। ठीक है, और बाकी बैलेंस जो हो रहा है वो बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ द न्यू कंपनी। तो कितना बाकी कितना होगा, अगर कैश 80 लाख दे दिया जाएगा 1 करोड़ से, तो बाकी कितना होगा, बोलो बाकी कितना होगा। 80 लाख अगर कैश दे देगा, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोल रहा है, तो बाकी कितना होगा जो ये लोग इक्विटी शेयर में देना चाहते हैं, 20 लाख, है ना। 20 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने एग्री किया होगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है देखो, ए बैंक अकाउंट हैज ओपन फॉर दिस पर्पस इन विच प्रवीर पेड 25 लाख एंड मिहिर पेड 15। तो प्रवीर ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, 25 लाख, और मिहिर ने कितना दिया है, 15 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके अंदर, पीएसआर जो है 2:1 है, तो प्रॉफिट लॉस 2:1 में शेयर करेंगे। अच्छा, एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी, इस कंपनी ने पहले एडवांस दिया, क्योंकि इस तरह के काम में ना काफी खर्चा होता है, तो अगर कुछ एडवांस ना मिले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी हो, इन्होंने एडवांस लिया है इस कंपनी से 50 लाख का, तो इसने एडवांस दिया है कि लो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मेरे से कुछ एडवांस ले लो। कितना दिया है, 50 लाख। ठीक है, अब ये 50 लाख का कैसे एडजस्टमेंट होगा, इसका मतलब ये 50 लाख तो एक्चुअली इनका ही खर्चा होना चाहिए, ये तो पूरा खर्चा करके सेल करके दे देंगे इनको, लेकिन मतलब रेडी करेंगे फिर इनको बेच देंगे, लेकिन एडवांस इन्होंने 50 लाख दिया है, तो जब इनको पेमेंट मिलेगा तो क्या 80 लाख ही मिलेगा, बोलो, क्योंकि ये तो शेयर का है, शेयर के साथ तो पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता है। अगर एडवांस 50 लाख दिया है तो 80 लाख कैश मिलेगा या कैश जो है वो कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। हाँ कितना, कितना मिलेगा आगे कैश फिर, 30 लाख। 30 लाख।
ठीक है, आगे जाके 30 लाख ही कैश मिलेगा। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, अब इन्होंने अपना एक्सपेंसेस स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या क्या खर्चा किया, 10 लाख का वेजेस का खर्चा किया, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल खरीदा है, मेटेरियल खरीदा है ₹60 लाख का। और प्रवीर ने, ठीक है, ये मार्केट से खरीदा है, देखो ये मार्केट से खरीदा है। और कोवेंचरर में प्रवीर ने मेटेरियल दिया है, मेटेरियल दिया है 10 लाख का, तो ये प्रवीर ने दिया है, तो इसका एंट्री अलग होगा क्योंकि ये कोवेंचरर ने दिया है। और मिहिर ने भी दिया है मेटेरियल, मिहिर ने भी दिया है, उन्होंने दिया है 15 लाख का, ठीक है। आर्किटेक्ट का फीस ज्वाइंट बैंक मतलब बिजनेस से हुआ है, तो ज्वाइंट बैंक से आर्किटेक्ट का फीस हुआ है 21 लाख, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वाज ड्यूली पेड, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और जो भी प्राइस हुआ वो पे किया गया। द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख, तो 20 लाख था, शेयर्स का वैल्यू 20 लाख हो रहा था, बट इन्होंने 18 लाख में ये शेयर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका एक लॉस हुआ है ना। देखो, क्योंकि क्या बोला था कि शेयर्स जो है वो हम लोग, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर इशू की है, तो बोला बैलेंस जो है वो आप लोगों को फुल्ली पेड अप शेयर दे देंगे। न्यू कंपनी था, तो इसका मतलब कंपनी जब लिस्टेड हुआ, न्यू कंपनी मतलब पहला बार शेयर इशू किया होगा, तो 20 लाख हो रहा था पर वैल्यू, बट हो सकता है कि लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, मतलब गेन तो प्रीमियम में होता है, पार में लिस्टिंग नहीं हुआ, डिस्काउंट में लिस्टेड हो गया। और इन्होंने क्योंकि पहले ही प्रॉमिस किया था कि ले लेंगे, अब इनका एक लॉस हो गया। क्या हो गया, 20 लाख का इक्विटी शेयर 18 लाख में लेना पड़ा। एंड मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल, और मिहिर ने क्या किया, ये तो बता रहा है कि शेयर किसने ले लिया, प्रवीण ने लिया, ठीक है, लेकिन लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि न्यू कंपनी था, जब शेयर लिस्टिंग हुआ तो लॉस में हुआ। मिहिर ने और क्या किया, जो मेटेरियल बच गया था, मेटेरियल जो बच गया था वो 3 लाख रुपीज का वो टेक ओवर कर लिया। प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचर अकाउंट एंड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर स्टोरी बता रखा है। अब देखो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, हम लोग को क्या क्या लेजर बनाना है। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट बैंक, उसके बाद जॉइंट बैंक था, उसके बाद था जॉइंट बैंक, फिर कोवेंचर, जॉइंट बैंक। कोवेंचरर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कोवेंचरर अकाउंट, जैसे पार्टनरशिप में करते हैं। और दो कॉलम बना लेंगे, कॉलमनम फॉर्म में कर सकते हैं, प्रवीण और मिहिर। और एक शेयर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ये इतना बड़ा चाहिएगा नहीं। और एक शेयर अकाउंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से जो स्टोरी लिखे हैं इसको देख देख के ही कर लेंगे। देखो, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में बोला था, देखो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्रवीर और मीर ये दोनों 2:1 में करेंगे, और इन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना किया है, 25 लाख और 15 लाख, ठीक है। और एडवांस किया है इसने, तो पहले हम लोगों ने देखा था कि इनका जो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे पे किया जाएगा, उसका प्राइस 80 लाख कैश और 20 लाख इक्विटी शेयर, लेकिन इन्होंने उस कंपनी से 50 लाख एडवांस ले लिया है। तो बोलो एडवांस लेने का एंट्री क्या होगा, एडवांस लेने का एंट्री, नॉर्मल एंट्री सोचो तब ये वाला एंट्री भी सोच सकते हो। अगर किसी से एडवांस लेते हैं तो कैश टू एडवांस, है ना। तो यहाँ पर कैश की जगह क्या यूज होगा, वही वाला लिखेंगे। बोलो एडवांस लेने का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश की जगह क्या यूज करना पड़ेगा।
ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैश की जगह ज्वाइंट बैंक, और एडवांस की जगह क्या लिखेंगे? देखो एडवांस क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। मतलब हम लोग एडवांस ले रहे हैं किसी से, एक्चुअली ये अभी लाइबिलिटी बाद में सेटल डाउन कर लेंगे ना। तो यहाँ पर से कौन सा अकाउंट होना चाहिए, सोच के देखो। तीन ही तो अकाउंट है, या तो जॉइंट वेंचर। हाँ पर्सनल रिगो, होना चाहिए। हाँ रिगो बोलो, बात कट गया। पर्सनल होना चाहिए क्योंकि नहीं देखो, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, क्या पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं या फिर बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं? मतलब लोन मैंने लिया है, पर्सनल लोन नहीं लिया है कि बिजनेस लोन, दोनों अलग होगा ना। बिजनेस के लिए लिया। हाँ तो फिर क्या होना चाहिए? ज्वाइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर। पर्सनल नहीं लिया है, अगर पर्सनल लेता तो को वेंचर, जो लेता उसी का नाम आ जाता। लेकिन ये तो पर्सनल नहीं लिया है, जैसे बैंक में भी होता है ना, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, उसी तरह से। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जॉइंट वेंचर में क्या लिखना पड़ेगा, बाई जॉइंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई जॉइंट बैंक, ये हटा देते नहीं तो ऐसे, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पर ऐसे हाइफन देके लिख देना चाहिए एडवांस, ताकि समझ में आए। नहीं तो सभी तो जॉइंट बैंक जॉइंट वेंचर क्या क्या था वो तो डिटेल्स नहीं समझ, डिटेल्स के लिए ऐसे हाइफन दे देना है। हाइफन देके यहाँ पर लिख देना है कि एक्चुअली ये किस चीज का है, ये एडवांस वाला है 50 लाख। अच्छा, आप क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, जॉइंट बैंक में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर। अच्छा, अब यहाँ पर वो वाला पोर्शन तो मैंने हटा दिया जो हम लोगों ने लिख लिया। अब इन्होंने, मिहिर और प्रवीर ने जो पैसा बिजनेस में इंडिविजुअली लगाया है, ठीक है, उसका अमाउंट, ये तो मिहिर वाला 15 लाख दिख रहा है, वो मिट गया, वो देख लेते हैं। यहाँ से 25 लाख, इसका क्या एंट्री होगा? यहाँ पर प्रवीर का लगा था ज्वाइंट 25। हाँ बोलो। ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर। हाँ, ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर, ठीक है, ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर। तो टू यहाँ पर लिखेंगे को वेंचरर का नाम, तो ये देखो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ज्वाइंट बैंक टू प्रवीर। नाम पता है, दो लोग हैं ना तो नाम लिख सकते हैं। टू प्रवीर 25 लाख, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, टू ऐसे भी कर सकते हो, टू को वेंचरर, ये ज्यादा ठीक रहेगा, प्रवीर, ठीक है। और टू को वेंचरर मिहिर 15 लाख। अब क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेना चाहिए, तो को वेंचरर अकाउंट में हो जाएगा बाई जॉइंट बैंक, बाई जॉइंट बैंक। नाम तो यहाँ लिख ही रखा है, यहाँ पर जिसके कॉलम में जितना आएगा 25 लाख और 15 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका और जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारा चीज, इनका रेशियो 2:1, ये रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो भी खर्चा किया उसका लिस्ट है, ये देखो एक्सपेंसेस वगैरह कर रखा है, उसका लिस्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा खर्चा हुआ था, एक्सपेंसेस किया था, यहाँ से पढ़ के बता देते। देखो यहाँ से ये हटा ही देते, अब इसका डिटेल्स नहीं समझ में आएगा, इधर उधर हो चुका है, ये देखो। अब ये सब एंट्री हम लोगों ने कर दिया, एडवांस कर दिया। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका एंट्री क्या होगा, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स को वेजेस दिया गया है, क्या होगा एंट्री? ज्वाइंट वेंचर टू रियल ज्वाइंट बैंक अकाउंट। हाँ, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, तो टू ज्वाइंट बैंक वेजेस 10 लाख, ठीक है। और ज्वाइंट बैंक पे क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग बाई ज्वाइंट वेंचर वेजेस 10 लाख। सिमिलरली मेटेरियल खरीदा गया है, तो उसका एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा, है ना, सेम एंट्री होगा। तो बाई क्या हो जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे
जैसे यहाँ पर वेजेस लिखा था वैसे यहाँ पर लिख दो मेटेरियल, ठीक है, 60 लाख। और ये वाला यहाँ भी लिखना पड़ेगा सिमिलर वे से, टू जॉइंट बैंक। मेटेरियल 60 लाख, ये दोनों खर्चा बिजनेस से पे हुआ। अब ये वाला देखो, मेटेरियल सप्लाइड बाय प्रवीण, इसका कुछ अलग आंसर होना चाहिए ना, सेम आंसर थोड़ी ना होगा। बिजनेस से पैसा देके मेटेरियल खरीदे उसका आंसर, और प्रवीण ने दिया, दोनों तो सेम नहीं होगा, तो क्या होगा बोलो, इसमें क्या हुआ, को ज्वाइंट वेंचर। वेंचरर, हाँ बोलो बोलो। जॉइंट वेंचर टू को वेंचरर हो जाएगा। हाँ, ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचरर हो जाएगा, तो टू प्रवीर, को वेंचरर का नाम यहाँ पर प्रवीर, ठीक है, ज्वाइंट वेंचरर टू को वेंचरर प्रवीर। तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचरर प्रवीर, ब्रैकेट में मेटेरियल लिख देते हैं 10 लाख। 10 लाख ही था ना, हाँ। अच्छा, अब को वेंचरर में चला जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर मेटेरियल 10 लाख। सिमिलरली मेटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर, सेम चीज ही होगा यहाँ पर, बाय जॉइंट वेंचर मेटेरियल 15 लाख। ओ, ये मैंने इस कॉलम में लिख दिया, ये मिहिर का है। टू को वेंचरर मिहिर मेटेरियल सप्लाई 15 लाख। अच्छा, आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, तो इसका खर्चा कैसे लिखेंगे, जैसे वेजेस का लिखा था, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। आर्किटेक्ट का फीस था 21 लाख, देख लेते एक बार, 21 ही था तो, हाँ। अच्छा, ज्वाइंट बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर, ₹21 लाख। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली पेड, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और प्राइस पे कर दिया गया, मतलब 1 करोड़ का जो सेटलमेंट होना था, तो उसका सेटलमेंट दो तरीके से होना था, 80 लाख एंड बाकी का शेयर। तो 80 लाख में तो 50 दे दिया गया है, तो और कितना मिलेगा, 30। तो बैलेंस जो रिसीव होगा उसका एंट्री कैसे करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट रिसीव होगा उसका एंट्री कैसे करेंगे। पैसा मिल गया कॉन्ट्रैक्टर से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी था, बट 80 लाख तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 50 ले चुके हैं, तो कितना मिलेगा, 30 लाख का एंट्री क्या होगा, पैसा ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, तो एंट्री क्या होगा, बोलो, पैसा आ रहा है तो ज्वाइंट सेल कर दिए ना, पैसा कब मिलेगा, जब हम लोग सेल कर देते हैं प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट जो है क्या तो था, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। हाँ, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सेल कर दिया। ये हो गया बैलेंस रिसिप्ट, तभी तो 80 लाख होगा ना, 30 लाख। ये एडवांस ले लिया था और ये बैलेंस रिसीव हो गया, अब इसका भी जॉइंट बैंक में एंट्री करेंगे, टू जॉइंट वेंचर बैलेंस, ये एडवांस था 30 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड, अब ये खत्म हो जा रहा है इनका जॉइंट वेंचर, और क्या हो रहा है, प्रवीर ले ले रहा है सारा शेयर्स 18 लाख में,
ठीक है, तो प्रवीर अगर शेयर्स टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या होगा, शेयर्स टेक ओवर करने का एंट्री क्या होगा, प्रवीर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रवीर डेबिट द रिसीवर, प्रवीर अकाउंट डेबिट मतलब को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू शेयर्स हो जाएगा, है ना, शेयर्स लेने से क्या एंट्री होगा, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स हो जाएगा ना, टू शेयर्स अकाउंट। तो कितना, कितने का, कितने में ले रहा है, 18 लाख में ले रहा है, बात हुआ था 20 बट लिस्टेड, लिस्टेड डिस्काउंट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई को वेंचरर प्रवीर शेयर्स टेकन 18 लाख। अब बोलो इनका लॉस हुआ कि नहीं, ये जॉइंट वेंचर में इनका देखो, जॉइंट वेंचर कंप्लीट होने के बाद क्या लॉस होगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक लॉस कर चुके हैं ये लोग, क्या 20 लाख होना चाहिए था शेयर का प्राइस, क्योंकि लिस्टेड डिस्काउंट में हो गया तो इनका ऑलरेडी 2 लाख का लॉस हो चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जॉइंट वेंचर पे लॉस हो चुका है, तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर पे जो लॉस हो चुका है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर पहले यहाँ पर शेयर्स कितने में बात हुआ था देने का, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कितना होना चाहिए था, टू, यहाँ पर लिखना चाहिए ना टू जॉइंट वेंचर। देखो ये क्यों लिख रहे हैं, जैसे हम लोग अगर कैश रिसीव करते हैं तो क्या लिखा, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, अगर हम लोग एडवांस लिए तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, बैलेंस लिए तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, और शेयर्स लिए तो क्या होगा बोलो, शेयर्स लिए तो क्या होगा, वही वाला एंट्री कर रहा है। एक बार खुद सोचो कि अगर कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लिए तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, एक बार एडवांस लिए तो एंट्री सेम होगा, यहाँ पर डिटेल्स में एडवांस लिखेंगे, फिर बैलेंस लिए तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। तो अगर शेयर्स लिए तो क्या एंट्री होगा, पैसे की जगह अगर शेयर्स लिए तो क्या एंट्री होगा बोलो यहाँ पर, हाँ बोलो, वेंचर, हाँ शेयर्स टू शेयर जॉइंट वेंचर, हाँ शेयर्स टू जॉइंट वेंचर, तो शेयर्स टू जॉइंट वेंचर कितने में लिखना चाहिए, कितने में डील हुआ था, 20 लाख, 20 लाख, बट एक्चुअली जब लेना पड़ा तब वो 18 लाख का प्राइस दिख रहा है, मतलब शेयर्स तो वही होता है ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन इशू होने के बाद डिस्काउंट में जो है इशू प्राइस आया है तो ये हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा लॉस, 20 लाख की जगह 18 लाख से ही काम चलाना पड़ेगा, तो लॉस को कहाँ बुक करेंगे, जॉइंट बिजनेस, वेंचर, जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर, ये हो गया लॉस, ठीक है 2 लाख। अब ये यहाँ पर इतना सारा चीज लिख दिया, ये सारी चीजों को पोस्ट करना पड़ेगा, तो पहले जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाई शेयर्स 20 लाख, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, हाँ तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई शेयर, बाई शेयर्स हो जाएगा 20 लाख, ठीक है 20 लाख का रिसीव कर रहे हैं बट 18 लाख पे, शेयर्स का पर वैल्यू जो है 20 लाख है बट 18 लाख हमें लेना पड़ रहा है 18 लाख में, तो इसका मतलब लिस्टिंग गेन नहीं हुआ है। कोवेंचरर यहाँ पर एक है, ये पोस्ट हो जाएगा टू कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, ये ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। अच्छा यहाँ पर लॉस हुआ तो ये लॉस को रिकॉर्ड करेंगे ज्वाइंट वेंचर बाई ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर्स, लॉस 2 लाख। अच्छा, मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख, इसका एंट्री क्या होगा, मिहिर जो बैलेंस मटेरियल है वो 3 लाख रुपीज का टेक ओवर करके लेके चला गया, तो ये हम लोग अगर नहीं मिहिर लेता तो हमें क्या करना पड़ता, मार्केट में बेच के इसका पैसा रिकवरी करना पड़ता, तो हम लोगों ने मार्केट में नहीं बेचा, मिहिर को जरूरत था शायद उसने ले लिया, तो एंट्री क्या होगा, मिहिर के पास चला गया है रॉ मटेरियल, तो एंट्री क्या होगा, कोवेंचरर को डेटर बनाएंगे, मार्केट में नहीं बेच के मिहिर को बेच दिया तो क्या एंट्री होगा, कोवेंचरर अकाउंट, हाँ बोलो, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू टू बोलो, टू जॉइंट वेंचर, हाँ टू जॉइंट वेंचर, तो को वेंचर और अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर बिजनेस का है ना,
अगर सेल होता तो सेल में ही दिखाते टू, मतलब क्या होता, डेटर टू सेल होता, तो डेटर एंट्री तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, सेल्स तो लिख नहीं सकते, ज्वाइंट वेंचर लिखना होगा, तो मिहिर को बेच रहे हैं तो मिहिर टू ज्वाइंट वेंचर, मतलब वो टेक ओवर कर रहा है, मतलब क्या लेके ही जा रहा है, ठीक है, मतलब बेच रहा है बेसिकली, स्टॉक टेकन। तो इसका अलग से पैसा नहीं लिया जाता है, डिफरेंस इतना है, डेटर को बेचेंगे तो इसका अलग से पैसा ले लेंगे 3 लाख, लेकिन इसका सेटल डाउन कर देंगे, ठीक है, इसको कितना मिलेगा उसमें से 3 लाख कम पे करेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हो गया मिहिर टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, ज्वाइंट वेंचर में बाई को वेंचरर मिहिर। स्टॉक टेकन 3 लाख, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब हम लोग को ये सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है, जैसे ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस करके प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, ठीक है, पहले ये चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। यहाँ पर ये 50-30 है, इधर ही ज्यादा होगा, देखो कितना ज्यादा अमाउंट है, 60 लाख और 10 लाख, 70-80, 90 और यहाँ पर हो गया 95 लाख, 95 लाख, और यहाँ पर 95 और 2 97 लाख, 97 और 21, इतना हो जाएगा, है ना। 97 और 21 ऐड करने से 118, तो 118 लाख, 118 लाख, और यहाँ पर 50-30-20, 20 और 30, 50-50, ये हो गया 1 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख हो रहा है, ठीक है। तो माइनस करके देखना पड़ेगा, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस जो है ट्रांसफर हो जाएगा कोवेंचरर अकाउंट में। प्रवीर और मिहिर, रेशियो हो जाएगा 2:1, 2/3 और 1/3, तो देखते हैं कितना होता है। 15 लाख मैम प्रॉफिट हो। लॉस हो रहा है ना 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख का 2/3 मतलब 10 लाख और 5 लाख, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये कोवेंचरर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो कोवेंचरर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कोवेंचरर अकाउंट में लिखना पड़ेगा लॉस हुआ है, तो ये एंट्री क्या हो जा रहा है, बाई कोवेंचरर, तो कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, लॉस होगा तो इधर आएगा, टू ज्वाइंट वेंचर, लॉस 10 लाख और 5 लाख। अब इनका ये अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो देखो कैसे क्लोज होगा। प्रवीर ने 25 लाख इनिशियली दिया था, उसके बाद 10 लाख का मेटेरियल दिया था, यानी प्रवीर का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया है बिजनेस में 35 लाख, जिसमें से 18 लाख का उसने शेयर ले लिया, तो 35 लाख में से 18 लाख तो वो ऑलरेडी शेयर ले चुका है, और 10 लाख का लॉस, यानी 28 लाख यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, 28 लाख डिडक्ट होने के बाद कितना बचेगा, 7 लाख, ठीक है। 7। तो हाँ 7 लाख, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब प्रवीर को बिजनेस के बाद कितना, मतलब बिजनेस करके कितना मिलेगा 7 लाख, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, जॉइंट वेंचर। बैंक में, बैंक में होगा ना, वेंचर में नहीं होगा, वेंचर तो नॉमिनल अकाउंट है, ये पैसा मिल जाएगा, मतलब प्रवीर बोल रहा है मैंने 35 लाख लगाया है, ले देखते बिजनेस का क्या हालत है, 10 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, तो मुझे 25 लाख तो मिलना चाहिए, 25 लाख में से मैंने शेयर ले लिया है 18 लाख का, तो मुझे 7 लाख मिल जाएगा। मिहिर को 15 लाख और 15 लाख, मिहिर का कंट्रीब्यूशन था 30 लाख, ठीक है, जिसमें से उसने 3 लाख का मेटेरियल ले लिया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम होके 27 लाख दिख रहा है, 27 लाख में 5 लाख उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, तो 22 लाख बच जाएगा, 22 लाख जो है ज्वाइंट बैंक में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। ये कब होता है कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक कब होगा,
कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस ज्यादा हो रहा है, ये देखो क्रेडिट साइड में बैलेंस ज्यादा हो रहा है, तब तो ये ट्रांसफर इस तरह से होगा। अब ये जॉइंट बैंक पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाई कोवेंचरर। प्रवीर और मिहिर, तो 7 लाख और 22 लाख, ये टैली हो जाना चाहिए, ठीक है, ये टैली हो जाना चाहिए, इसका कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए। और इस अकाउंट का मतलब क्या हो गया, देखो पहले तो इन्होंने 50 लाख, इनके पास कैसे कितना कितना पैसा आया, 50 लाख एडवांस आया, 25 लाख प्रवीण ने दिया, ठीक है, 15 लाख जो है मीर ने दिया। तो इनिशियली जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इनके पास कितना पैसा आ गया, 25 और 15, तो ये हो गया 40 और 50 90, और बैलेंस भी रिसीव हो गया उसके बाद, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 और 30 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, इनके पास 1 करोड़ 20 लाख आया। इस तरह से ये अमाउंट इनिशियली आया था, ये बिजनेस खत्म होने मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आया था, इस तरह से पेमेंट आया। लेकिन इसमें से ही ये जो पैसा इन्होंने इनिशियली लगाया था उसी में से तो पे किया होगा वेजेस, उसी में से पे किया होगा मेटेरियल का खर्चा, उसी में से आर्किटेक्ट को भी खर्चा पे किया होगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 लाख और 60 लाख, 70 लाख, 70 80 90, 91 लाख, 91 लाख, और यहाँ पर 91 लाख हो गया तो देखो ये वाला पैसा शायद खत्म हो जाता है। ये देखो ये 91 लाख मैंने यहाँ तक कैलकुलेट किया, ये कितना हुआ था 20 और 30 40 50, ये 50 और 50 1 करोड़, 1 करोड़ में से 91 लाख तो पे हो गया, ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा, 9 लाख लगभग बच सकता है, ठीक है, 9 लाख नहीं कितना आ जाएगा, माइनस करने से पता चलेगा जो भी हो। तो यहाँ पर ये खर्चा पे कर देते हैं, ये देखो ये 60 10 और 21, तो जो पैसा बचेगा उसमें से जो पैसा बचा उसके बाद ये पेमेंट भी आया इनके पास जब बिजनेस खत्म हुआ, ये बिजनेस चलते वक्त का खर्चा, और ये भी बिजनेस चल रहा था उसके पहले ये डिपॉजिट किया गया था। तो इसका टोटल अगर देखोगे 50 60 70 80 और ये 90 लाख, ठीक है, 90 लाख हो रहा है। और यहाँ पर खर्चा कितना हो गया 6 7 91 लाख, इसका मतलब एक 90 लाख था, 91 लाख का खर्चा हुआ, फिर 1 लाख कहाँ से पे किया होगा, जरूर यहाँ से पे कर दिया होगा, ठीक है, यहाँ से पे कर दिया होगा जो बाद में रिसीव हुआ 1 लाख। और ये देखो यहाँ पर प्रवीर को देना पड़ेगा 7 लाख और 22 लाख बिजनेस करके जो आया, ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 लाख हम लोग दे देते हैं, यहाँ 29 लाख बचेगा, तो 29 लाख से ज्यादा तो हम लोग इन दोनों को दे नहीं सकते, तो उतना ही दिया, ये देखो 7 और 22, तो इस तरह से हो गया, मतलब 29 लाख कैश इन हैंड था बचा था, और ये 29 लाख ही इनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके लिए ये अकाउंट से पता चला कि किसको कितना मिलेगा, तो बिजनेस करके उतना बचा, और किसको कितना मिलेगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके को वेंचरर में दिखा दिया है, ठीक है। और इस अकाउंट का जस्ट मतलब बता दिया मैंने कि इस अकाउंट का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्या बोला है, P and Q entered into a joint venture for underwriting the subscription। underwriting मतलब होता है ऐसे कमीशन एजेंट जो शेयर्स बिकवाने का काम करते हैं, ठीक है। The subscription at par of 25,000 shares at 10 each of a joint stock company। एक joint stock company अपना शेयर इशू करना चाहती है, P और Q दोनों मिलके शेयर्स बिकवाने का काम करेंगे, ऐसा इन्होंने डील कर लिया है इस जॉइंट स्टॉक कंपनी से। कितना शेयर सेल करवाना पड़ेगा 25,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज करके। और जॉइंट वेंचर को सॉरी अंडर राइटर्स का जो काम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इनको कोशिश करना है मार्केट में कंपनी का शेयर्स बिकवाने का, अगर नहीं बिकेगा तो इनको खुद खरीदना पड़ेगा। अब देखो दे एग्री टू शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5 3/5 एंड 2/5 रेस्पेक्टिवली। तो इनके अंदर का जॉइंट रेशियो, ठीक है, मतलब पी और क्यू का जो जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इनका जो रेशियो है वो है 3:2, 3/5 2/5। The consideration for guaranteeing the subscription was 250 other shares 10 each fully paid to be issued to them। बोल रहा है कि कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, मतलब नॉर्मली इनको जो मिलता है उसको कमीशन बोला जाता है, ठीक है, एजेंट हो गए ना, तो पी क्यू को कमीशन मिलेगा इस जॉइंट स्टॉक कंपनी से। कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, क्या गारंटी दिया गया है,
सब्सक्रिप्शन वाज गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन, अगर ये गारंटी लेते हैं कि ये सब्सक्राइब करवा देंगे शेयर, तो इनको क्या मिलेगा 250 other shares of 10 each fully paid to be issued to them। तो इनको मिलेगा यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडरेशन में मिलेगा 250 शेयर्स, 250 अदर शेयर्स, कौन सा मतलब इस ये वाला नहीं, 250 अदर शेयर्स मिलेगा जो 10 रुपीज वाला होगा, जो इनको इशू किया जाएगा। मतलब कंसिडरेशन में नॉर्मली कमीशन मिलता है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जो किया 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, लेकिन 80 लाख रुपीज में दिया गया और बाकी शेयर्स में दिया गया, वैसे ही इनको 250 शेयर्स दिए जाएंगे 10 रुपीज वाले, यानी 2500 रुपीज का शेयर इनको दिया जाएगा। क्या इसके अलावा और कुछ दिया जाएगा, वो नीचे पढ़ने से समझ में आएगा। द पब्लिक टूक अप 24,000 शेयर्स, तो पब्लिक ने 25,000 में से 24,000 शेयर्स इशू करवा दिया, मतलब ले लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है। एंड द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटेड इशू वर टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड कैश इक्वली, क्योंकि अंडर राइटर का काम ही ये होता है कि अगर शेयर नहीं बिकवा पाते हो तो खुद खरीदो। तो खुद को कितना खरीदना पड़ेगा, इनको 25,000 शेयर बिकवाने का टास्क दिया गया था, इन्होंने 24,000 ही बिकवाया, तो इनको खुद से कितना शेयर खरीदना पड़ेगा बोलो। 1000। 1000 ये नंबर हो रहा है, ठीक है, ये सब नंबर है, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 खरीदना पड़ेगा, और ये इक्वली खरीदने वाले यानी 500 500, तभी हो जाता है 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए जो भी पैसे का जरूरत होगा ये शेयर खरीदने के लिए, वो भी इक्वली देने वाले। द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द वेंचर वाज देन सोल्ड थ्रू अदर ब्रोकर, और ये जो शेयर होल्डिंग है ऑफ द वेंचर, वेंचर मतलब कौन, पी और क्यू, इन्होंने क्या किया, जो शेयर होल्डिंग इनके हाथों में आया एंटायर, एंटायर मतलब ये शेयर होल्डिंग तो आएगा ही, प्लस ये वाला भी आएगा, क्योंकि ये तो पहले ही बात हुआ था कि आपको हम लोग क्या देंगे कंसिडरेशन में, आप गारंटी ले रहे हो, मेरा काम कर रहे हो, आप एक ब्रोकर हो, मतलब नॉर्मली ये लोग अंडरराइटर ब्रोकर होते हैं तो इनको कमीशन मिलता है, तो कमीशन के बदले बोला गया इनको 250 शेयर्स दिया जाएगा 10 रुपए वाला। लेकिन इनका जो मेन रूल्स है वो तो एप्लीकेबल रहेगा ही कि अगर कुछ भी शेयर नहीं बिकवा पाते हो तो खुद को खरीदना पड़ेगा, तो इनको 1000 शेयर परचेस करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि वो रूल्स होता है, नहीं बिकवा पाओगे तो खुद खरीदो। इसके अलावा इनके पास कितना शेयर है पहले से ही, जो कि मतलब डीलिंग में आया था, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश के हिसाब से दिया गया था इनको ये काम करने के लिए, वो कितना था, ये मजबूरी वाला नहीं है, ये जो 250 शेयर्स है ये तो डीलिंग्स में था, तो ये इनके पास टोटल कितना शेयर्स होगा, एंटायर होल्डिंग कितना हो जाएगा, 1250। हाँ 1250, ठीक है, जिसमें से 250 तो काम करने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जैसे काम करने के लिए इनको शेयर्स मिला था, कुछ कुछ पैसे मिले थे, वैसे इनको 250 मिल रहा है शेयर बिकवाने के बदले, कमीशन के बदले ये मिल रहा है, और 1000 खुद से खरीदना पड़ रहा है बिकॉज ये सेल नहीं करवा पाए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये जो 1250 है ये पूरा होल्डिंग इन्होंने बेच दिया, किसको, दूसरे किसी ब्रोकर को। कैसे बेचा, 60% बेच दिया, मतलब ये 1250 का 60% बेच दिया 9.50 लेस ब्रोकरेज 50 पैसा, मतलब 60% बेच दिया है 9.5 माइनस 0.5 करके एट द रेट, और 20%, और ये 1250 का 20% बेच दिया है 9.75 लेस 50 पैसा ब्रोकरेज में, एंड बैलेंस, बैलेंस कितना होगा 60 और 20, तो बैलेंस और कितना हुआ और 20, और 20 या फिर माइनस करके देख लो, ये पी और क्यू ले लेंगे, टेकन ओवर कर लेंगे 9 रुपीज करके एट पर, तो इन्होंने पूरा होल्डिंग का 60% एक किसी दूसरे ब्रोकर को बेचा जिसने 50 पैसा कमीशन लिया, और 20% दूसरे ब्रोकर को बेच दिया जिसने 50 पैसा कमीशन लिया, लेकिन प्राइस अलग अलग लगाया था, और 20% जो रह गया वो खुद ही खरीद लिया 9 रुपीज करके। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, तो देखो कैसे होगा, ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट बैंक, इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट, यहाँ पर ज्वाइंट बैंक बना लेते, वो छोटा सा होगा तो यहाँ हो जाएगा, पीछे ज्वाइंट वेंचर बना लेते।
और को वेंचरर अकाउंट लिखा है वहां कैपिटल, बट होना चाहिए को वेंचरर अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर में ऐसे को वेंचरर अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट तो पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, तो पी और क्यू, पी और क्यू, एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग पुट करते जाते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इन्होंने 2500 शेयर सेल्स करवाने के लिए एक एग्रीमेंट में आए हैं ये लोग, इनका रेशियो 3:2 है। कंसिडरेशन बोला गया है 250 एट द रेट ऑफ 10। अच्छा, पब्लिक ने 24,000 लिया और इनको बाकी लेना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये सब तो स्कीम बताया गया है, पी क्यू को समझा दिया गया है कि 25,000 शेयर बिकवाना है। ठीक है, और अगर ये बिकवाने के लिए जो गारंटी आप लोग ले रहे हो उसके लिए कमीशन के बदले आपको ये दिया जाएगा। तो इसके बाद देखा गया कि 24,000 शेयर्स बिका, 1,000 इनको खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये लोग नहीं बिकवा पाए। तो 1,000 शेयर्स खरीदने का एंट्री क्या होगा बोलो। ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट बैंक टू, खरीद रहे हैं ना, ज्वाइंट बैंक डेबिट होने से तो पैसा आ गया, उल्टा होगा एंट्री। सही हुआ है लेकिन अब उल्टा होगा ना, ज्वाइंट बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा सोचो। क्रेडिट होगा मैम। हाँ, तो ये पैसा जा रहा है तो टू ज्वाइंट बैंक होगा ना, बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर 1,000 एट द रेट ऑफ ₹10, और इसका क्रॉस पोस्टिंग टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ 1,000 shares at the rate of ₹10। ठीक है, पहले ये ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनको, इनका जितना शेयर होल्डिंग्स था उसमें ऐसे ऐसे सेल हो रहा है, तो इसका हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, नहीं तो एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पीछे बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इज 10,000। ठीक है, ये खरीदना पड़ रहा है किसको, पी और क्यू को इक्वली। तो इसका देख लेते हैं कितना हो रहा है, 10,000 टू बी परचेज्ड बाई पी एंड क्यू इक्वली। तो इक्वली यानी कितना कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर 10,000 रुपीज का शेयर खरीदना इक्वली, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था ना, ये देखो कैश इक्वली दिया जाएगा, 1,000 शेयर खरीदने का जो भी पैसा होगा वो इक्वली दिया जाएगा, तो कितना कितना होगा, 5,000 हाँ, ₹5,000 ईच। ठीक है, ये हो गया, तो इसका एक एंट्री करना चाहिए हम लोगों को, ₹5,000 का जो है पैसा देना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा, को वेंचरर अगर ₹5,000 करके दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, वेंचरर टू ज्वाइंट बैंक। को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। लेकिन ये वाला, ये परचेज जरूर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला बात, लेकिन इनके पास ये शेयर्स आ रहा है। तो ये देखो ये एक्चुअली कैसे ट्रीट होगा, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बोल रहा है टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड कैश इक्वली। अच्छा, कैश इक्वली प्रोवाइड किया, लेकिन ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, सोचो, ये तो पी और क्यू ने पर्सनली किया है, पर्सनली किया है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो मतलब कैसे बोले इसको, हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो अगर हम लोग इसका एंट्री ऐसे कर देते हैं, ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, इसका मतलब बिजनेस से खरीदा गया है, लेकिन पी और क्यू को खरीदना पड़ रहा है पर्सनली, तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए, ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, बिजनेस का यहाँ पर कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये शेयर बिकवाने का काम है, मतलब किसी के प्रोडक्ट को सेल करवाने जैसा, तो उसमें बिजनेस में हमें इनिशियली कुछ देना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मतलब पी और क्यू को जो खरीदना पड़ रहा है वो तो पर्सनली खरीदना पड़ रहा है, तो इसका एंट्री क्या बिजनेस रिलेटेड होगा, जैसे मान लो पर्सनली मेटेरियल कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट किया, तो उसका एंट्री जो होता है, और बाजार से मटेरियल खरीदते हैं तो उसका अलग होता है। तो यहाँ पर ये लोग पर्सनली खरीद रहे हैं, तो क्या एंट्री होना चाहिए? देखो यहाँ पर बोला है कि पब्लिक ने 24,000 शेयर्स लिया और रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटेड इशू वेर टेकन अप बाय पी एंड क्यू हु प्रोवाइड कैश इक्वली। तो हम लोगों ने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, 5,000 5,000, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए? इसका एंट्री अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, अगर पर्सनली टेक ओवर करना हो तो यहाँ पर मैम कॉन्ट्रैक्ट और सेल प्राइस। हाँ बोलो। को वेंचर अकाउंट ये हो जाएगा ना मैम, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, अच्छा। वो हो सकता है, कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक हो सकता है ये वाला। एक मिनट, यहाँ पर देखते कुछ बोला, शेयर्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, तो कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। लेकिन हम लोग को तो शेयर्स अकाउंट बनाने नहीं बोला है, फिर अगर वो शेयर्स बिक जाते हैं तो जॉइंट बैंक टू शेयर्स। यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि जो शेयर्स है वो बाद में बेच दिया जाएगा, तो जब टेक ओवर होता है तो कोवेंचरर टू शेयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर टेक ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ पर खरीदना पड़ रहा है, तो ज्वाइंट बैंक हो जाएगा। तो फिर शेयर्स का एंट्री कैसे आएगा? एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। मैम ये तो बिजनेस का ही है ना, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ये ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट। ये कोवेंचरर, यहाँ पर ज्वाइंट बैंक डेबिट किया, ये परचेज ही तो हुआ है, वही तो बोल रहा है, परचेज ही तो हुआ है। द पब्लिक टूक अप 24,000 शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटीड इशू आर टेकन अप बाय पी एंड क्यू। मैम सेल भी तो मांग सकते हैं ना, क्योंकि 25,000 शेयर था, उसमें से 24,000 ही सेल हुआ, तो 1,000 तो लोग खुद खरीदा है बिजनेस के लिए। हाँ, बिजनेस के लिए खरीदा है, ताकि मतलब ये रूल्स है, अगर नहीं बिकवा पाते हो तो पैसा ये लोग खुद से दे रहे हैं, पर्सनली पैसा दे रहे हैं। और अगर ज्वाइंट वेंचर के तरफ से देखे तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि यहाँ पर एंट्री तो किया है कि ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर, तो अगर एंट्री ऐसे होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर, इस ये एंट्री कर रखा है, तो ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर 5,000 5,000 ऐसे किया है। तो ज्वाइंट बैंक तो पैसा आ रहा है, और कोवेंचरर ये बिजनेस में दिया गया है। अच्छा, मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट इस तरह से कर रहा है कि कोवेंचरर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये देखो, एक्चुअली 25,000 सेल करवाना था, 25,000 में 24,000 ही करवा पाए, तो 1,000 का क्या करना पड़ रहा है? परचेज करना पड़ रहा है। तो परचेज हम लोग बिजनेस से कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली तो कुछ पैसा दिखाया नहीं है कि पी और क्यू ने इनिशियली कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। तो ये वाला कैसे होगा? इसका मतलब हर एक को वेंचरर अपने पास से 5,000 करके दे रहा है, ताकि ज्वाइंट वेंचर जिस पर्पस के लिए किया गया था वो फुलफिल हो। तो को वेंचरर को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिटर बना देंगे, और ये मानेंगे कि हमारे पास ये शेयर खरीदने के लिए पैसा आ रहा है। ये शेयर खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अंडर राइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनता है कि आप लोगों को, और ये इंडिविजुअल तो नहीं है ना, दोनों दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब 5,000 करके इनको खरीदना पड़ेगा। अब एक्चुअली इनको नहीं, इनके ज्वाइंट वेंचर से ये खर्चा होना चाहिए था, बट ज्वाइंट वेंचर में है नहीं इतना पैसा। तो यहाँ पर ये लोग पैसा इंट्रोड्यूस करें, मतलब हम लोग तो पी क्यू के बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं,
मतलब हम लोग तो एक्चुअली ज्वाइंट वेंचर बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, PQ ऑब्वियसली इन द बुक्स ऑफ P&Q, बट इंडिविजुअली तो नहीं हो रहा है, दोनों का मिला के सोचना पड़ेगा। तो बिजनेस रिगार्डिंग अगर सोचेंगे तो हम लोगों के पास 5000 आएगा, तब ना हम लोग इसको देंगे, ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। तो इसका मतलब हमारे पास पहले पैसा आना चाहिए। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन देगा खरीदने के लिए पैसा? कोवेंचरर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया था, ये मिल गया। ये देखो, इश्यूज वेर टेकन अप बाय P&Q हु प्रोवाइड कैश इक्वली, मतलब ये लोग बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ये खरीद रहे हैं, मतलब एक्चुअली इन्हीं को खरीदना है, लेकिन क्या बोल रहा है देखो, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द गारंटेड इश्यूज वेर टेकन अप बाय P&Q ले लेंगे। और कैसे कर लेंगे? पहले ये इक्वली कैश प्रोवाइड करेंगे, फिर ले लेंगे। तो इक्वली कैश प्रोवाइड करने का एंट्री क्या होगा? मतलब बिजनेस में पैसा डालने का एंट्री जो होता है वो क्या होता है? कैश टू कैपिटल होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश टू कोवेंचरर, कैश के जगह ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये लोग परचेस कर रहे हैं, ये तो बोला है टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं पहले कैश इक्वली प्रोवाइड करेंगे, फिर टेकअप करेंगे। तो पहले कैश इक्वली प्रोवाइड का हम लोग एंट्री कर लेते हैं, यानी ज्वाइंट बैंक टू कोवेंचरर, ये 5000 लेके आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद टेक ओवर करेंगे। तो पहले ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, इसी वजह से एंट्री ऐसा किया गया है। ठीक है, तो देखो पहले ये लोग पैसा इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली कंट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या होगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसीलिए ऐसा एंट्री होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर। यहाँ पर 5000, ये 5000 इंट्रोड्यूस कर दिया टू कोवेंचरर। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखो टू कोवेंचरर, फिर यहाँ से क्यू ने 5000 इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखो पहले इन्होंने 10,000 शेयर्स इनको लेना पड़ेगा, वो तो हम लोगों ने दिखा दिया ना। ये देखो 1000 शेयर्स में से, ये देखो 1000 शेयर्स जो नहीं ले पाएंगे वो इनको लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या एंट्री दिखाया था? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक दिखाया, और ये वाला खरीदना पड़ा। और ये खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? खरीदने का एंट्री तो पहले कर चुके हैं, ये देखो हम लोग कर चुके हैं कि हमें खरीदना पड़ा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। और ये पैसा आया कहाँ से? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट किया? इक्वली। ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूट किया, तो ये 5000 वाला एंट्री कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा, और टोटल 10,000 का एंट्री परचेस करने के लिए होगा। इसीलिए ये वाला एंट्री ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक है, बट ये वाला एंट्री जो है ये पैसा कंट्रीब्यूशन के लिए है। तो कोवेंचरर अकाउंट में लिखेंगे बाई ज्वाइंट बैंक। ठीक है, कोवेंचरर अकाउंट में लिखेंगे बाई ज्वाइंट बैंक। 5000 और 5000 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, 5000 का। अच्छा, अब आगे क्या बोला था कि इन्होंने सारे शेयर्स को बेच दिए। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? टोटल शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो रहा है? ये देखो परचेस करना पड़ा मजबूरी से कितना? 1000, और कमीशन के हिसाब से कैसे मिला? टेकन ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन। बोलो कमीशन के हिसाब से कितना शेयर्स इन्होंने एक्सेप्ट किया था? वो तो एग्रीमेंट के टाइम पे ही किया था, 1250। अब ये सारा का सारा शेयर्स इन्होंने सेल कर दिया, 60%, 20%। ठीक है, देखो 60% किसको सेल किया? एक ब्रोकर को, थ्रू एक ब्रोकर, 9.50 लेस ब्रोकरेज 50 पैसा। तो कितना करके? 9.50 लेस 50 पैसा एट द रेट ऑफ इतना, और 60% मतलब कितना शेयर्स होगा? 1250 का 60% करके देखो, 1250 का 60% करके देखो। कितना होता है? 750। और यहाँ पर कितना खरीदा होगा? 20% मतलब 1250 का 20% करके देखो, 250। 250 परचेस किया है एट द रेट ऑफ, ये रेट अलग था, 9.75 लेस 50 पैसा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 750, ये हो गया 250, 750 एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, 750 इंटू 9, 6750। और
250 इंटू 9.25, तो 2312.5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो सेल करके ये पेमेंट मिल रहा है, तो ये टोटल कितना हो रहा है 6750 प्लस 2312.5। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में टोटल करते हैं, टोटल। अच्छा, और एक पोर्शन भी तो लिख लेना चाहिए। और एक पोर्शन का क्या हुआ है देखो, यहाँ पर ये सब तो सेल हो गया और बोल रहा है कि एंड द बैलेंस वेर टेकन बाय पी एंड क्यू इक्वली एट 9 पर शेयर। और जो बैलेंस बचा ज्वाइंट वेंचर से टेक ओवर करना पड़ेगा ना, बिजनेस है तो यहाँ पर बाकी कितना बचेगा 60-20 और बाकी 80%। तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 750 250, तो कितना होता है 700 800 900 1000। तो 80% मतलब 250 एट द रेट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है ये वाला 250। 250 इंटू 9, 2250। और 2250। ठीक है, तो 2250 हो गया। अच्छा, अब ये वाला ये लोग इक्वली ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये लोग इक्वली ले रहे हैं, ये जो बच रहा है ये इक्वली ले रहे हैं। तो इक्वली कितना कितना हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, इतना इतना ऐसे होगा कैलकुलेशन। ठीक है, इतना करके पे करना पड़ेगा इनको। अच्छा, अब ये पूरा ट्रांजैक्शन लेकिन बिजनेस रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड हो रहा है, तो कैसे इसका एंट्री होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर इन्होंने इतना इतना जो है शेयर्स परचेस किया है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कोवेंचरर ने लिया है तो कोवेंचरर का सेटलमेंट करेंगे। जैसे वो मेटेरियल टेक ओवर करते हैं तो कोवेंचरर टू जॉइंट वेंचर मेटेरियल लिख देते हैं। तो कोवेंचरर टू जॉइंट वेंचर क्या टेक ओवर किया है, यहाँ पर शेयर्स टेक ओवर किया है। ठीक है, शेयर्स जैसे मेटेरियल करते हैं ना वैसे शेयर्स टेक ओवर किया है। कितने का 1125 ठीक है, ये शेयर्स टेक ओवर किया। अब जॉइंट वेंचर में लिखेंगे बाय कोवेंचरर, पी बाय कोवेंचरर क्यू 1125 ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सेल किया है इन्होंने, ये दो सेल किया है 6750, ये जॉइंट वेंचर का सेल है। तो टोटल सेल प्रोसीड्स कितना हो रहा है, टोटल सेल प्रोसीड्स कितना हो रहा है, जो मार्केट में बेच दिया उसको सेल बोलेंगे ना। अगर कोवेंचरर ले जाता है तो उसे तो टेक ओवर बोलते हैं, उसको कोवेंचरर को डेबिट करते हैं। मार्केट में बेचने से मार्केट के डेटर को डेबिट करते हैं। और यहाँ पर अगर प्रोसीड्स मिल जाता है तो इन दोनों का ऐड करने से पता चल जाएगा कितना सेल करके मिला होगा। ये 3 मान लो, 3 6। 9600, 9062.5। हाँ, और अगर इसको 9000। हाँ 9063 कर दिया मैंने, इसको 3 मान लिया। ठीक है, तो सेल कर दिया है, तो सेल करने से क्या एंट्री होगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक, ये सेल कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेल प्रोसीड। देखो चीज वही है, शेयर्स है, लेकिन ये कोवेंचरर लेके जाएंगे तो कोवेंचरर को डेबिट करेंगे। और बेच के पैसा आ गया तो 9063 ये लिख देंगे सेल प्रोसीड्स। और ज्वाइंट बैंक में क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर सेल प्रोसीड्स। कितना था 9063। ठीक है, अच्छा, और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है और कुछ था। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मतलब बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में यहाँ पर देखो 10,000 पहले जो है पैसा लाया गया, मतलब 10,000 का खर्चा हुआ। क्यों, क्योंकि 1,000 शेयर खरीदना पड़ा, उसका 10,000 का खर्चा हुआ। ठीक है, ये एक्सपेंस हो गया। इनकम क्या हुआ, इनकम ये हो गया कि मार्केट में शेयर बेच के 9063 रुपीज आया, और कुछ को वेंचर टेक ओवर कर लिए तो वो भी बिजनेस में एडजस्ट हो जाता है। तो टोटल करके देखते हैं कितना होगा, 1125 और 1125 का ऐड तो 2250 होता है। तो 2250 प्लस ये 2250, तो 1113। हाँ 11,313 ये पैसा आया, उसमें से ये पेमेंट कर दिए, तो बच्चे का कितना प्रॉफिट हो रहा है 1,313। ये चला जाएगा टू कोवेंचरर, पी और क्यू।
और रेशियो बताया गया था, रेशियो था 3/5 और 2/5। तो कितना हो जाएगा 1313 डिवाइडेड बाई 5। 13। ठीक हाँ आ रहा है 787.8। 787.8 तो 788 माइनस कर देते हैं बाकी। ये कितना हो जाएगा 788 और 525। हाँ ये हो गया। अब ये कोवेंचरर में ट्रांसफर कर देंगे कि कोवेंचरर को एज ए प्रॉफिट ये मिलने वाला है, तो कोवेंचरर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 788 और 525। अब इनका अकाउंट क्लोज करते हैं। तो देखो इन्होंने बिजनेस में 5,000 कंट्रीब्यूशन किया और इनको प्रॉफिट मिला 788, ठीक है, तो 5,788, यहाँ पर 5,525, ठीक है। लेकिन इन्होंने इतने का शेयर ले लिया है तो पैसा पूरा नहीं मिलेगा, इतना पैसा पूरा नहीं मिलेगा। देखो बिजनेस क्या होता है, जो पैसा लगाए वो मुझे मिल जाना चाहिए, प्लस मुझे और कुछ मिलना चाहिए। तो मुझे 5,000 मैंने लगाया था वो तो मुझे रिटर्न मिलेगा ही क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है। 788 मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो 5,788। इन द मीन टाइम मैंने 1,125 का अगर शेयर टेक ओवर किया है तो वो डिडक्ट होने के बाद बाकी मुझे मिल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बैंक बोल के यहाँ पर दिखाएंगे कि कितना मिलेगा। तो कितना मिल रहा है 5,788 4,663, ठीक है। और यहाँ पर 5,525 4,400। और ये वाला क्लोज हो जाएगा ज्वाइंट बैंक में और ज्वाइंट बैंक टैली हो जाना चाहिए बाई कोवेंचरर। फोर सिक्स थ्री 4400 36 19,063 5,000 5,000 10,000 19,063। और इस अकाउंट को कैसे रीड करेंगे ये देखो, शेयर खरीदने के लिए पहले ये पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ा, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। और ये कैसे कंट्रीब्यूट हुआ, ये दोनों लेके आए, मतलब इनका बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूशन कब स्टार्ट हुआ पता है, पहले इनको कुछ नहीं देना पड़ा, पहले तो इनका टास्क था कि लोगों को समझा बुझा के शेयर्स को बेचना, ठीक है। तो इनिशियली कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शेयर बिकवाना खत्म हुआ इनको पता चला कि 1,000 हम लोगों ने कम बिकवाया, अब हमें खरीदना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा ठीक है हम लोग आधा आधा पैसा लेके आते हैं जितने का खरीदना पड़ेगा। तो ये लोग पहले आधा आधा पैसा लेके आ गए, फिर क्या किए, फिर वो पैसे को जोड़ के यहाँ पर खरीद लिए, शेयर्स खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन हुआ और उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल प्रोसीड, इन्होंने सेल कर दिया शेयर्स का 9,063, ठीक है। और उसका हिस्सा पी और क्यू को मिला, लेकिन कैसे मिला, क्या ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर मिला है, नहीं, 9,063 से ज्यादा तो मिल भी नहीं सकता, यही बचा हुआ पैसा है उतना ही मिलेगा। लेकिन किसका कितना होगा उसके लिए हमें कोवेंचरर अकाउंट में देखना चाहिए कि किसको कितना मिलेगा, इतना इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और ये वाला अकाउंट हमें क्या बोल रहा है कि ये वाला अकाउंट हमें ये बोल रहा है कि कोवेंचरर ने इतना इतना शेयर लिया, मार्केट में इतना बेच दिया, इतना अर्निंग हुआ और इतना एक्सपेंस हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही उस कंपनी को देना पड़ा, बाकी तो और कुछ नहीं देना पड़ा, है ना। अगर हम लोग पूरा बिकवा देते तो देखो अगर पूरा 25,000 ही शेयर बिकवा सकते ना तो ये खर्चा होता ही नहीं, ठीक है, ये खर्चा होता ही नहीं, 10,000 का एक्सपेंस भी नहीं होता, 5,000 का कंट्रीब्यूशन भी करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो ये पूरा इनकम हो जाता है, ये जो दिख रहा है 11,333 ये पूरा इनकम हो जाता जो कि इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इनको खरीदना नहीं पड़ता और उसमें ये वाला अमाउंट भी चेंज हो जाता क्योंकि ये तो तभी आया ना जब हम लोगों ने यहाँ पर 1,000 और 250 इतने शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। अगर ये लोग पूरा शेयर्स बिकवा देते तो इन्हें 1,000 परचेस नहीं करना पड़ता, तो मार्केट में इतना शेयर बेच भी नहीं पाते, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है यहाँ पर।
अच्छा, अब जस्ट ये वाला एक बार पॉइंट जो है ये डिस्कस कर देते हैं। व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, तो ये कब पॉसिबल है, जस्ट इतना देख लो। द कोवेंचरर में डिसाइड नॉट टू कीप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और कोवेंचरर अलग से मेंटेन नहीं करना चाहते। इफ इट इज फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो ज्वाइंट वेंचर है वो बहुत ही कम पीरियड का है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेले में दुकान लगाना, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, ठीक है। तो ये वाला कब होता है, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ये होता है ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। यहाँ बिजनेस के साइज के हिसाब से सोचा गया था, यहाँ पर ड्यूरेशन के हिसाब से सोचा गया है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। इसमें कैसे होता है, ऑल कोवेंचरर विल हैव अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन इन देयर ओन बुक्स, मतलब सभी अपने अपने कैलकुलेशंस को अपने पास रखेंगे कि मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सारे कोवेंचरर अपना अपना ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में मेंटेन करेंगे, कोई ज्वाइंट कुछ नहीं होगा। हियर नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ओपन एंड द कोवेंचरर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन कैश, यहाँ पर कोवेंचरर कैश कंट्रीब्यूशन नहीं करते। गुड्स आर सप्लाइड बाय देम फ्रॉम आउट ऑफ देयर स्टॉक एंड एक्सपेंसेस फॉर द वेंचर आर ऑल्सो सेटल्ड इन द सेम वे, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है ना कि पहले से पैसा डालो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे तुम कुछ लेके आ जाओ, ये कुछ लेके आ रहे हो, ठीक है, ऐसे करके, मतलब कुछ भी कोवेंचरर करना है तो अपने अपने पास से जो भी गुड्स है वो सप्लाई करो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि खाने का ही अगर फूड स्टॉल ही लगाना चाहते हैं, तो कोई किसी के घर से वेजिटेबल ला रहा है, कोई स्पाइसेस ला रहा है, ठीक है, कोई गैस चूल्हा ला रहा है, ये सब इस तरह से पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं होते, क्योंकि इतना शॉर्ट पीरियड में होता है, उतना पैसा किसको कितना एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट का ओपन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, पैसे का काम ही नहीं है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करके क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ गुड्स जो लाया जाएगा उसका डिटेल्स देखा जाएगा। इच को-वेंचरर विल प्रिपेयर ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड द अदर को-वेंचरर अकाउंट इन हिज बुक्स, मतलब एक को-वेंचरर क्या क्या अकाउंट ओपन कर सकता है। पहला बात है कि इंडिविजुअली हर एक को-वेंचरर अपना अपना अकाउंट ओपन करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने जो पी और क्यू वाला देखा, अगर ये वाला नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता, तो पी अपने बुक्स में क्या क्या अकाउंट ओपन करता और क्यू अपने बुक्स में क्या क्या अकाउंट ओपन करता। ज्वाइंटली ये लोग कुछ नहीं करते, तो पी अपने बुक्स में बोलता जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका खर्चा कहाँ लिखे, ज्वाइंट वेंचर में लिखो, और हम पी को मानेंगे, क्यू को मानेंगे मेरा क्रेडिटर, तो हम क्यू का अकाउंट ओपन करेंगे कि क्यू ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्यू को मुझे क्या देना है ये चीज। और क्यू बोलेगा ठीक है मेरा बिजनेस है, मेरा भी तो बिजनेस है, तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेंगे, और मेरा पार्टनर जो पी है उसका अकाउंट ओपन करेंगे ये देखने के लिए कि वो बिजनेस में क्या क्या लाया और उसका सेटलमेंट कैसे होगा। Each co-venturer will taken into account all transaction that is done by himself and his co-venture. Himself जो होगा यहाँ पर जाएगा और co-venturer जो करेगा यहाँ पर जाएगा। क्यों अपना ट्रांजैक्शन यहाँ दिखाएगा और जो पी का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर इंडिविजुअली दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगा, तो इसका यहाँ पर लिखवा देते हैं, जस्ट ये इतना पॉइंट कि यहाँ पर क्या अकाउंट ओपन होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईच co-venturer open in his own books one joint venture, second other co-venturer account, ये तो अकाउंट ओपन किया जाएगा। और कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होगा, यहाँ पर लिख देते हैं नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसे का कंट्रीब्यूशन करना ही नहीं है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट का क्या फायदा, जो भी गुड्स आएगा, जो गुड्स के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेगा उसका एंट्री यहाँ पर हो जाएगा। ज्वाइंट वेंचर जो खुद करेगा वो ज्वाइंट वेंचर में लिखेगा, जो अदर को वेंचरर करेगा वो जो को वेंचरर अकाउंट में लिख के दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर when goods are supplied and expenses paid by A, एक बार समझा देते कैसे होता है जॉइंट वेंचर। देखो अगर इन द बुक्स ऑफ को-वेंचरर ए, अगर ए अपना बुक्स मेंटेन कर रहा है तो ए क्या करेगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेगा और एक बी का अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी कंपेयर करके किया है। तो अगर गुड्स सप्लाइड कर रहा है जिसका एक्सपेंसेस ए ने पे किया है, तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ए बोलेगा मैंने खर्चा किया है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेगा टू गुड्स या टू कैश, अगर कैश में होगा, ठीक है।
है। और अगर बी के बुक्स में क्या एंट्री होगा, बी अपने बुक्स में तब क्या एंट्री करेगा, मतलब अगर बिजनेस में ए गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो ए अपने बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में एंट्री करेगा। तो बी का भी तो दो बुक्स होगा, बी का एक ज्वाइंट वेंचर होगा, एक ए होगा। तो बी कहां पर एंट्री करेगा, क्योंकि ये बी का खर्चा नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर में करे, बी ए के बुक्स में करेगा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी एंड एक्सपेंसेस पेड बाय बी। अगर गुड्स सप्लाई बी ने किया है तो बी अपने बुक्स में कहा एंट्री करेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। और उसी के साथ साथ ए क्या करेगा, ए बोलेगा मेरा खर्चा तो नहीं है, तो हम ज्वाइंट वेंचर में नहीं दिखाएंगे, हम बी अकाउंट में दिखाएंगे, मतलब को वेंचर में, तो ज्वाइंट वेंचर टू बी। ठीक है, तो बिजनेस का खर्चा लेकिन किया किसने है, बी ने। तो इस तरह से देखो दोनों स्टार्टिंग दोनों एंट्री सेम ही था, एक ए के रेस्पेक्ट में था, एक बी के रेस्पेक्ट में था। एडवांस अगर ए दे रहा है, ए टू बी, और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, तो ए अगर एडवांस दे रहा है तो क्या एंट्री होगा, मतलब को वेंचरर के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ए बोलेगा बी को मैंने दिया है, तो बीज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या टू बीपी। ठीक है, और बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मुझे पैसा मिला। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, जो भी होगा बिल्स के थ्रू से होने से बिल्स टू ए। सेल प्रोसीड्स अगर ए को मिल रहा है तो ए क्या बोलेगा, मुझे मेरे बिजनेस से पैसा मिला, तो कैश टू सेल की तरह कैश टू जॉइंट वेंचर। अब बी क्या बोलेगा, ये पैसा ए ने रिसीव किया है, तो ए को दिखाएगा एज अकाउंट में, ए टू जॉइंट वेंचर। सिमिलरली अगर ऑपोजिट हुआ तो, ठीक है, अगर बी ने सेल प्रोसीड रिसीव किया तो बी अपने अकाउंट में लिखेगा कि मुझे जॉइंट वेंचर का पैसा मिला, और ए बोलेगा बी ने वो पैसा रिसीव किया। अनसोल्ड गुड्स अगर ए टेक ओवर कर रहा है, अगर अनसोल्ड गुड्स ए टेक ओवर कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, गुड्स टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ए गुड्स लेके चला गया। ठीक है, ए टू जॉइंट वेंचर। अगर ऑपोजिट हुआ कि बी टेक ओवर कर रहा है तो ए क्या बोलेगा, बी ले गया है गुड्स, ये हम लोग बेच भी सकते थे बट बी ले गया है, तो बी को डेटर बनाएंगे टू जॉइंट वेंचर। और बी क्या बोलेगा, मैंने गुड्स टेक ओवर किया है मेरे बिजनेस से, तो गुड्स टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, प्रॉफिट अगर हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी टू पीएल, मतलब ए जब अपने बुक्स में एंट्री करेगा तो वो बोलेगा मेरा बिजनेस ज्वाइंट वेंचर, तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम टू पीएल बोल के रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे ये प्रॉफिट जो है बी के साथ बांटना पड़ेगा। ठीक है, हम अकेले ही नहीं ले सकते हैं, तो वो टू बी कर देगा। सिमिलरली बी क्या बोलेगा, मेरा प्रॉफिट टू पीएल, और जो ए को देंगे वो टू ए करके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, पेमेंट करना है ना बाद में। अगर लॉस हुआ तो ऑपोजिट एंट्री, ये देखो बी पीएल टू ज्वाइंट वेंचर, ए पीएल टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर रूल्स बोला है क्या होगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज तो नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वाला एक बार तुम लोग को देख लेना है, जैसे मैंने समझाया, एक बार समझ के पढ़ोगे तभी बोल पाओगे, क्योंकि नॉर्मल एंट्री की तरह नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे कौन सा वाला डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट, और क्यों हो रहा है। और ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करने के लिए बोला है, वो क्वेश्चन में बताएगा और उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा बोल देगा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये तीनों अकाउंट से करना पड़ेगा। अगर बोलेगा नहीं, या फिर ऐसे बोल दिया ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट, तो खुद ही समझना है कि हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से और एक बार बता देंगे कि ये कैसे करके होगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।